हेलो दोस्तों, तो मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के प्यारे चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट के 2 मार्क्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जी हां दोस्तों, तो फाइनली हमारी जो है निचोड़ वीडियो की सीरीज आ चुकी है फिफ्थ सेमेस्टर के लिए। और सबसे पहले हम बात करने वाले अपने सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट के बारे में। मतलब सिंपल सी बात यह है कि इस वीडियो में क्या होने वाला है कि आपको इस पूरे सब्जेक्ट के यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के पॉसिबल 2 मार्क्स के मोस्टली क्वेश्चन यहां देखने को मिल जाएंगे। और इसका फायदा ये होगा कि आज आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट का एक कंप्लीट निचोड़ मिल जाएगा, यानी कि पूरे सब्जेक्ट का एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, पूरे सब्जेक्ट का एक रिवीजन हो जाएगा। इसका फायदा क्या होगा कि अब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, चाहे वो कितने भी नंबर में आएगा, आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ पता होगा, तो आप एग्जाम में जो है लिख के आ सकते हो। बाकी देखो, ये हमारी 2 मार्क्स वाली है। तो इससे पहले जो हमारी लॉन्ग वीडियोस है, यानी कि हमने यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक का सिलेबस जो है कंप्लीटली कवर कर लिया है। आप लोग यूट्यूब पर भी चेक करोगे तो आपको यूनिट 1, 2, 3 तीनों आपको मिल जाएगी। और जो आपके यूनिट 4 एंड 5 कंप्लीट है, वो सारी की सारी आपको केवल फार्मा ऐप के अंदर क्रैश कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग जाके एनरोल कर सकते हो और जितनी भी पीडीएफ है वो सारी की सारी आपको वहां मिल जाएगी। बाकी ये जो आज की हमारी वीडियो है 2 मार्क्स वाली, इसकी पीडीएफ भी जो है आपको केवल फार्मा ऐप के अंदर मिल जाएगी। तो आप जाके एनरोल कर सकते हो, एक बार डिस्क्रिप्शन वगैरह चेकआउट कर लेना और लिंक आपको सारी की सारी पिन कमेंट में मिल जाएगी। बाकी चलिए अब हम बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। तो अब अगर बात करें हम अपनी इस वीडियो के बारे में, तो यहाँ पे क्या है कि आपको यूनिट 1 से लेके 5 तक के सारे शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इससे अप्रॉक्स आपका हर एक टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। फिर जो आपके लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सिलेबस है वो आपको ऑलरेडी कंप्लीट है, आपको केवल फार्मा ऐप के अंदर मिल जाएगा पीडीएफ के साथ में। देन ये जो वीडियो है ये आपकी हेल्प करती है, यानी कि मान लो डायरेक्टली आपके 5 से 6 क्वेश्चन सेक्शन ए जो 2 मार्क्स वाले आते हैं ना, उसमें देखने को मिल ही जाते हैं। फिर आपके ऐसा भी कई बार होता है कि मान लो 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे मान लो ये प्री फॉर्मुलेशन हो गया, अब इसमें क्रिस्टल नंबर हो गया, तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन मिलाकर आपका जो है 5 या 7 मार्क्स में आ जाता है। तो उसमें भी ये आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा क्या है कि इन सबको देखने के बाद आपका ओवरव्यू और क्विक रिवीजन हो जाएगा सभी यूनिट का। तो एक तरह से बोला जाए तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 का कंप्लीट निचोड़। तो चलिए अपने क्वेश्चनों के ऊपर चलते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 की डेफिनेशन कमेंट करके लिखनी है और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, सभी को बता देना कि भाई आपकी फेवरेट वीडियो जो है आ चुकी है। तो चलिए अब हम जो अपने क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो देखो, वैसे तो हम कंबाइंड ही यूनिट 1 से लेके 5 तक इस वीडियो में देखने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे यूनिट वाइज सेपरेशन कर दिया है, जिससे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, डिफाइन प्री फॉर्मुलेशन देन मेंशन इट्स 2 मेजर गोल। यानी कि प्री फॉर्मुलेशन हमारा क्या होता है और इसके 2 मेन हमारे काम क्या है, उद्देश्य क्या है जिसके लिए हमने ये बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पूरी यूनिट 1 ही हमारी प्री फॉर्मुलेशन पे डिपेंड है और इसके लिए हम ऑलरेडी जो है कंप्लीट एक पूरी यूनिट मतलब वीडियो बना चुके हैं। आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। देखो, शॉर्ट्स का मतलब ये आपको हेल्प रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग लॉन्ग वीडियो नहीं देखोगे। आपको लॉन्ग वीडियो भी देखनी है और टॉप 10 वाली भी देखनी है। तो यहाँ पे अगर हम प्री फॉर्मुलेशन के बारे में बात करें तो इट इज अ सिस्टमिक स्टडी ऑफ अ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ड्रग सब्सटेंस बिफोर फॉर्मुलेशन। चलो मैं क्लियरली आपको समझा देता हूं। तो जैसे ये जो हमारा वर्ड है प्री फॉर्मुलेशन, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। यहाँ पे हमारा आता है प्री और यहाँ पे आता है फॉर्मुलेशन। तो फॉर्मुलेशन का सिंपल मतलब होता है कि हम कोई अपनी दवाई वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं, उसको प्रोड्यूस करें, ये सारा हमारा फंडा फॉर्मुलेशन में आ जाता है। और प्री का मतलब होता है बिफोर, यानी कि यहाँ पे क्या है कि जब हम अपनी प्रोडक्शन शुरू करने जा रहे हैं तो उससे पहले कुछ स्टडी हमें करनी पड़ती है, वही हमारी प्री फॉर्मुलेशन स्टडी कहलाती है। एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लो ये टैबलेट है, अगर हमें इसे बनाना है तो टैबलेट को बनाने के लिए हमें मेन एक चाहिए अपना एपीआई, जो हमारा मतलब मेन ड्रग होगा, मेडिसिमेंट होगा। देन हमको चाहिए होता है कुछ एक्सिपिएंट जो इसमें मिलाएंगे और इन दोनों को मिलाने के बाद हमारी टैबलेट बनेगी। फिर कौन कौन सी प्रोसेस का हम इस्तेमाल करेंगे, बेड ग्रेनुलेट करना है, ड्राई करना है या टैबलेट कंप्रेशन करना है, तो इन सब का इस्तेमाल करके हम अपनी टैबलेट बनाते हैं। तो यहाँ पे अब ये देखना है कि मान लो ये एपीआई हमारा, तो इसके साथ हम कौन कौन सा एक्सिपिएंट ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद क्या वो हमारा सूटेबल रहेगा, क्या टैबलेट हमारी खराब तो नहीं हो जाएगी। अगर मान लो ये टैबलेट या ड्रग हमने लिया है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसको स्टोर कैसे करना है, कूल जगह करना है या गर्म में करना है या कौन सी पैकेजिंग में स्टोर करना है, कहीं मॉइस्चर ज़्यादा तो नहीं खींच रहा है। तो ये जो सारी की सारी स्टडी है, यानी कि एक तरह से जो हमारा प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसकी जो फिजिकल और केमिकल स्टडीज़ हैं, जो हम उसको बनाने से पहले करते हैं, वो सारी की सारी हमारी प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में कहलाती है। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि ये हमारी सिस्टमैटिक स्टडी होती है किसी भी प्रोडक्ट की या ड्रग सब्सटेंस की फिजियोकेमिकल, यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम उसको बनाने से पहले करते हैं। अब इसका जो मेन एम है वो हमारा ये रहता है कि जिससे हमें कोई भी ड्रग बनाने वाले हैं उसकी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए, जिससे जब हम ड्रग को बनाएंगे तो उसको डिजाइन करने में, उसको फॉर्मुलेट करने में, उसको डेवलप करने में हमारी आसानी होगी और ओवरऑल देखा जाए तो हमारा जो ड्रग बनेगा वो सेफ बनेगा, स्टेबल बनेगा और इफेक्टिव बनेगा, यानी कि अपना असर भी दिखाएगा। एग्जाम्पल देखा जाए तो बिफोर मेकिंग टैबलेट ऑफ आइबुप्रोफेन, मान लो हम जो आइबुप्रोफेन की टैबलेट बनाते हैं उससे पहले हमें उसकी सॉल्बिलिटी
स्टेबिलिटी देखनी पड़ती है, पीके देखना पड़ेगा यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट, और इसकी फ्लो प्रॉपर्टीज भी देखनी पड़ेगी जिससे हम उसको एक अच्छे यूनिफॉर्म टैबलेट में बना पाए। अब गोल मेन क्या रहते हैं इनके, जैसे किस लिए बनाते हैं तो हमने यहाँ ऑलरेडी जान लिया है, टू डेवलप सेफ स्टेबल एंड इफेक्टिव डोजेज फॉर्म, यानी कि बेहतरीन हमारे एक डोजेज फॉर्म बनकर तैयार हो, देन टू डिटरमाइन ड्रग एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी बिफोर फॉर्मुलेशन, यानी कि जो हम फॉर्मुलेट करने वाले हैं उससे पहले हमारा ड्रग एक्सिपिएंट कंपैटिबल है या नहीं है, यानी कि जो मैंने बताया था कि इन एक्सिपिएंट को मैं एपीआई के साथ मिलाऊंगा, ड्रग के साथ मिलाऊंगा तो एक्चुअल में ये मिल जाएंगे, मिलने के बाद कहीं हमारा ओवरऑल टैबलेट खराब तो नहीं हो जाएगी। तो इन कंपैटिबिलिटी को चेक करने के लिए ये दो मेन गोल है जिसकी वजह से हम यहाँ प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट क्रिस्टलाइन वर्सेस अमॉर्फस फॉर्म। तो देखो यहाँ पे जो भी हमारे सॉलिड होते हैं वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक हमारा होता है क्रिस्टलाइन, एक हमारा होता है अमॉर्फस। तो क्रिस्टलाइन का सिंबल मतलब क्या है कि अगर कोई हमारा सॉलिड है, ठोस है और एक तरह से मानते हैं कि परफेक्ट है, यानी कि यहाँ पे देखोगे कि इसके अंदर के जो इंट्रामोलिकुलर होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स अंदर अरेंज होते हैं, वो एक रेगुलर और रिपीटेड पैटर्न में अरेंज होते हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा 1 2 3 4 फिक्स होते हैं। तो ये हमारे लेस सॉल्युबल होते हैं लेकिन काफी ज्यादा स्टेबल मान लिए जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या है कि देखो एकदम फिक्स पैटर्न होता है, तो ये हमारे केमिकली और फिजिकली ज्यादा स्टेबल होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हमारा शार्प होता है। अब एग्जांपल देखा जाए जैसे हमारा पैरासीटामोल है तो वो स्टेबल में आती है। वहीं बात करें अगर अमॉर्फस के बारे में तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये हमारे रैंडम और डिसऑर्डर वे में अरेंज होते हैं, जैसे हमारा ग्लास कांच वगैरह का होता है, और ये मोस्टली हमारे ज्यादा सॉल्युबल है, यानी कि इससे ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। तो ये हमारे मोर सॉल्युबल तो होते हैं लेकिन ये हमारे लेस स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनमें डिग्रेडेशन की काफी फास्ट होती है, क्योंकि अरेंजमेंट हमारा सेम नहीं है और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हमारा शार्प नहीं होता है। जैसे मान लो यहाँ शार्प है लेकिन यहाँ पे थोड़ा वेरी कर सकता है। इसके एग्जांपल जैसे हमारे अमॉर्फस के इंसुलिन वगैरह आते हैं। तो अगर मैं सिंपल आपको बताऊं तो जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए लेते हैं, मान लो ये हमारे पास एक इरेजर है, तो इरेजर देखो ऐसे फ्लेक्सिबल भी होती है, टूट भी जाती है, कट भी जाती है, लेकिन वहीं अगर हम कोई सॉलिड ठोस ले लेते हैं, मान लो इसको ले लो, वैसे ये भी हमारे अमॉर्फस में आता है। जस्ट एग्जांपल अभी के लिए समझ लो कि हमारा ठोस है और काटेंगे तो एकदम शार्प कटेगा, तो ऐसे हमारी चीज आती है क्रिस्टलाइन में। तो इस तरह हम क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस को यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हैं। देन हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन पार्टिकल साइज एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन फॉर्मुलेशन। तो देखो पार्टिकल साइज क्या होता है, एक आध बार आ जाता है कि इसको डिफाइन कैसे करोगे। तो अगर मैं आपके सामने रखूँ, मान लो ये मेरे पास इरेजर है, तो पार्टिकल साइज हमारा एक्चुअल में क्या होगा, इसका डायमेंशन हमारा कितना है, इसका डायमीटर हमारा कितना है, यानी कि एक्चुअल में ये कितना एरिया कवर करेगा, वही उसका पार्टिकल साइज कहलाएगा। जो छोटे पार्टिकल है वो कम एरिया कवर करेंगे, बड़े पार्टिकल है वो ज्यादा एरिया कवर करेंगे। तो यही है कि पार्टिकल साइज को डिफाइन कैसे करोगे, इट रेफर द डायमीटर और डायमेंशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल और ग्रुप ऑफ पार्टिकल, यानी कि कोई भी जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनका डायमीटर हम यहाँ पे चेक करते हैं और डायमेंशन को चेक करते हैं, वही हमारा पार्टिकल साइज कहलाएगा। अब एक बात और होती है, जैसे मान लो ये बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, तो अगर मैं इसको किसी लिक्विड में डिसॉल्व करूंगा तो भाई इनको डिसॉल्व होने में टाइम लगेगा। वहीं क्या करूँ, मान लो मैंने इसको छोटा कर दिया, मैंने इसके 6 पार्ट कर दिए, तो अब क्या होगा, ये अलग अलग 6 पार्ट हमारे चारों तरफ से जब लिक्विड से टकराएंगे तो क्या करेगा, लिक्विड इनको ज्यादा डिसॉल्व करेगा, तो इससे इनकी जो है सॉलिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। तो एक फंडा याद रखना जो हमारे सब में काम आता है कि पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा हमारी सॉलिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, पार्टिकल साइज जितना बड़ा होगा हमारी सॉलिबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो इसीलिए हमारा पार्टिकल साइज देखा जाता है। बाकी अगर इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो वही है कि ये हमारे डिसोल्यूशन रेट को बढ़ाता है, यानी कि जितने स्मॉल पार्टिकल होंगे हमारी डिसोल्यूशन उतनी अच्छी होगी, यानी कि पार्टिकल उतनी जल्दी हमारे डिसॉल्व होंगे तो उसकी सॉलिबिलिटी भी हमारी उतनी अच्छी बढ़ जाएगी। देन ये हमारी बायोटिक को बढ़ाते हैं, यानी कि जितने छोटे पार्टिकल्स होंगे वो हमारे ब्लड में जाके एब्जॉर्ब उतने ही जल्दी होते हैं, जो बड़े पार्टिकल उनको एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है। तो यही हमारी की बायोटिक को भी हमारे बढ़ा देते हैं। देन नेक्स्ट हमारा आता है डिफाइन एंगल ऑफ रिपोज, कार्स इंडेक्स एंड हॉसनर रेशियो, यानी कि ये तीनों हमारे फंडे हैं वो हमारे किसी भी ड्रग पार्टिकल के, जैसे मान लो कोई हमारा सॉलिड है उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज को यहाँ पे मेजर करते हैं और हेल्प करते हैं कि कितना हमारा फ्लो हो रहा है। अब इसको अगर मैं दिखाऊं तो जैसे मान लो हम कभी भी कोई मान लो एपीआई है या जो मैं यहाँ पे दिखाया कि एपीआई एक्सपेंड है, मान लो इनको मिक्स करना है, तो ये आपस में मिक्स तब अच्छे होंगे जब इनकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होगी, यानी कि आपस में फ्लो अच्छे से करेंगे। और फ्लो प्रॉपर्टी क्या है कि मान लो ये हमारा ड्रग है पूरा, तो अगर मैं इसको कहीं पे बाहर आऊँ या मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ, तो इनकी फ्लो प्रॉपर्टी हमारी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि बहने अच्छे चाहिए। इसको चेक करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला होता है एंगल ऑफ रिपोज। इसमें क्या करते हैं कि मान लो ये नॉर्मल हमारा एक सरफेस है, तो हम ऊपर से पाउडर गिराएंगे। अब पाउडर ऐसे नीचे गिरना शुरू होगा, तो पाउडर जब गिरना शुरू होगा तो पाउडर एक दूसरे में कितना अच्छे से फ्लो हो रहा है वो इस पर डिफाइन करेगा कि मेरा जो पाउडर मान लो ऊपर मैंने रखा वो इसके ऊपर रुकेगा नहीं, वो मेरा ऐसे फैलता चला जाएगा, ऐसे फैलता चलेगा। और जितना मेरा पाउडर क्या है ऐसे नीचे गिरेगा, यानी कि नीचे गिरेगा, उतना ही हाइट मेरी इसकी हीप की क्या है कम बनेगी। तो ये असली बात है, जितनी हाइट मेरी कम बनेगी, यानी कि पाउडर डाल रहा हूँ वो फिसल जा रहा है, और जब फिसल जा रहा है तभी तो भाई इसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी है। तो यहाँ पे हाइट जितनी कम बनती है हमारी फ्लो प्रॉपर्टी उतनी अच्छी होती है। अब इसको हम चेक कैसे करते हैं, तो एंगल ऑफ रिपोज में हम क्या करते हैं, जैसे हमने ये पूरा हम हीप बना लेते हैं, मान लो पाउडर का पूरा ऐसा पहाड़ सा बन जाएगा, देन हम यहाँ पे चेक करते हैं इसका पूरा का पूरा मतलब जो एंगल बनता है। अब एंगल कैसे चेक करेंगे, तो हम यहाँ पे ये टिप ले लेते हैं, यहाँ पे ये ऐसे लेंगे और यहाँ पे ऐसे बना देते हैं। और मान लो ये मेरा क्या था, अच्छी फ्लो प्रॉपर्टी थी, नीचे चला गया, तो मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊंगा। तो जब मैं ऐसे बनाऊंगा तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि मेरा यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये जो एंगल है मेरा, ये एंगल है, इसका कम दिख रहा है। और कम क्यों होगा, क्योंकि फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होती है। यानी कि यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि अगर किसी का जो थीटा है वो हमारा जितना कम होगा, स्मॉलर होगा,
होगा, हमारी फ्लो प्रॉपर्टी उतनी अच्छी होगी। क्योंकि थीटा कम होने का मतलब क्या है कि पाउडर मेरा ऊपर नहीं रुक रहा, वो नीचे चला जा रहा है। और नीचे जाने का मतलब क्या है कि जो पाउडर है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी है, क्योंकि वो ऊपर टिक नहीं रहा है, वो जल्दी जल्दी जैसे ही डालते हैं वो मेरा बह जाता है। तो इस तरह मैं यहाँ पूरा सब चेक करता हूँ कि यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से हम पूरा डालेंगे और जितना कम एंगल बनेगा उसकी फ्लो प्रॉपर्टी हमारी उतनी अच्छी होती है और उतनी अच्छी उनकी मिक्सिंग होगी, यूनिफॉर्म साइज होगा और अच्छा ड्रग हमारा बनेगा। तो इट इज द मैक्सिमम एंगल फॉर्म बिटवीन दिस सरफेस ऑफ अ पाइल, यानी कि ये जो हमारा सरफेस है पाइल का, एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन वेयर द पाउडर इज अलाउड टू फ्लो फ्रीली टू फॉर्म अ हीप। यानी कि इस हीप को बनाने के लिए पाउडर हमारा जितना फ्रीली जो है फ्लो करता है उसके थ्रू हम यहाँ पे इस तरह जो है एंगल बनाते हैं और यही हमारा एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। अब इसको चेक कैसे करेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन r, यानी कि ये हमारी h हो जाएगी, ये हमारी h है और ये हमारी r हो जाएगी। तो इस h और r को हम यहाँ पे चेक करके जो अपने थीटा एंगल को निकाल सकते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री वाला फंडा आपने पढ़ा होगा वही हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये हमारी फ्लो प्रॉपर्टी को मेजर करता है। देन हमारा नेक्स्ट आता है कार्स इंडेक्स। अब कार्स इंडेक्स में हमारी दो मेन आती है, एक आती है टैप डेंसिटी, एक आती है बल्क डेंसिटी। इसको मैं बता देता हूँ। तो जैसे टैप डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मान लो मेरे पास एक ये पूरा पूरा बॉक्स है और इसकी मान लो मुझे मतलब वॉल्यूम पता है, मान लो 1 लीटर का है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें पाउडर भरना शुरू करूंगा। तो जब मैंने पाउडर भरा तो मान लो मेरा क्या होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा पाउडर यहाँ पे भर गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे पाउडर मैंने क्या नॉर्मल भरा है, तो नॉर्मल जब पाउडर भरा होगा तो यहाँ पे इसकी जो मेरी निकलेगी इसको मैं यहाँ पे बल्क डेंसिटी बोल देता हूँ। और बल्क डेंसिटी का इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और वहीं अगर हम बात करें हमारे टैप के बारे में, तो टैप में क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पाउडर भरते हैं तो आपको पता है कि पाउडर के अंदर ना हल्के हल्के पोर्स हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे धम 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 करेंगे। आपने कभी आटे का कट्टा किया होगा तो पाउडर क्या है नीचे ऐसे बैठना शुरू कर देता है और जब नीचे बैठेगा तो ऊपर थोड़ी बहुत और जगह हमारी बच जाती है, इसमें हम और पाउडर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम इसको टैप कर देंगे और टैप करने के बाद ये पूरा हमारा नीचे बैठ जाएगा तो उस टाइम हमारी जो निकल के आती है उसको हम टैप डेंसिटी बोलते हैं। और दोनों में फर्क इतना होता है कि बल्क डेंसिटी में जो हम वॉल्यूम लेते हैं, क्योंकि इसने वॉल्यूम ज़्यादा कवर किया है, क्योंकि इसके अंदर बॉइट्स हैं यानी कि थोड़ी थोड़ी हवा के बबल्स होंगे, तो इसको हम यहाँ पे बोल देते हैं, यहाँ पे जो आएगी वो हमारी निकलती है बल्क वॉल्यूम। तो बल्क वॉल्यूम निकाल के जब हम डेंसिटी निकालेंगे तो वो बल्क डेंसिटी हो गई। और जहाँ पे टैप डेंसिटी में क्या होता है कि जो हमारी टैप्ड वॉल्यूम निकल के आती है, तो टैप्ड वॉल्यूम का यूज करके जब हम डेंसिटी निकालेंगे वो हमारी टैप डेंसिटी आती है। और इन दोनों का यूज करके हम यहाँ पे जो अपने इंडेक्स को निकालते हैं और ये हमारी किसी भी फ्लो प्रॉपर्टी को बताने में हेल्पफुल रहता है। तो अगर हम कास्ट इंडेक्स के बारे में बात करें तो ये हमारी सिंबल क्या होती है, कास्ट इंडेक्स इक्वल टू टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अप टू डेंसिटी इंटू 100। तो इससे हमें एक परसेंटेज यहाँ पे मिल जाता है। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। बल्क और टैप डेंसिटी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है यहाँ पे हॉस्नर रेशियो। अब हॉस्नर रेशियो भी हमारा इन्हीं दोनों डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो द रेशियो ऑफ टैप डेंसिटी टू द बल्क डेंसिटी, यानी कि इन दोनों का रेशियो होता है। तो ऊपर हम टैप डेंसिटी लिखेंगे, नीचे बल्क डेंसिटी लिखेंगे और इसके बाद जो रेशियो निकलेगा वो हमारा हॉस्नर रेशियो कहलाता है। अब अगर मैं यहाँ पे बताऊँ जनरल क्या है, तो जैसे मैंने पहले बात की थी एंगल ऑफ रिपोज की, तो यहाँ पे मैंने बोला कि जितनी कम हमारा एंगल निकलेगा उतना अच्छा है। तो अगर हमारा एंगल 25 या उससे कम निकलता है तो हमारी जो फ्लो प्रॉपर्टी वो एक्सीलेंट रहेगी। 25 से 35 निकलता है तो गुड हो गया, 36 से 40 निकलता है तो फेयर हो गया, देन 41 से 45 है तो पासेबल है लेकिन हैंग, यानी कि कहीं कहीं पाउडर रुक सकता है। और वहीं अगर क्या है कि हमारे 46 से 55 है तो हमारी जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे पुअर रहेगी। और यहाँ पे 56 से 65 है तो वेरी पुअर। और अगर 66 से ज़्यादा हमारा एंगल निकल के आता है, यानी कि बिल्कुल ही ऐसा निकल के आता है, तो हमारी जो ये फ्लो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। देन कास्ट इंडेक्स और हॉस्नर के बारे में बात करें तो यहाँ पे कास्ट इंडेक्स में बेसिकली क्या है कि अगर हमारा जो कास्ट इंडेक्स है, यानी कि ये जो हमने निकाला था, ये अगर हमारे यहाँ पे 10% या उससे कम निकल के आता है तो एक्सीलेंट है। फिर अगर 11 से 15 है तो गुड है, 16 से 20 है फेयर है, और 21 से 25 पासेबल है, 26 से 31 पुअर है, और हमारी 32 से 37 क्या है वेरी पुअर है, 38 से ज़्यादा वेरी वेरी पुअर है। इसी तरह हम यहाँ पे जो हॉस्नर रेशियो निकालते हैं, हॉस्नर रेशियो के लिए हमारी जनरल वैल्यू यही है कि हमारे जो 1 से 1.1 के बीच अगर वैल्यू आ रही है तो एक्सीलेंट है, फिर ये वैल्यू आ रही है, इस तरह करके आप इसकी वैल्यू देख सकते हो। तो ये हमारा ओवरऑल यहाँ पे है कि किस तरह हम यहाँ पे एंगल ऑफ फ्लो ये सारी चीज़ें देखते हैं और ये हमारी फ्लो प्रॉपर्टीज को कैसे अफेक्ट करती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट जो टर्म आता है उसमें हमें बात करनी होती है डिफाइन पीएच, पीके एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पीके के बारे में। तो देखो पीएच जो हमारी होती है वो एक्चुअल में क्या होती है कि कोई भी सब्सटेंस है, मान लो ये हमारा है, तो जो पीएच वैल्यू है वो हमको ये बताती है कि ये हमारा एसिडिक है या ये हमारा बेसिक है या ये हमारा न्यूट्रल है। इन तीनों को मतलब इन बातों को बताने के लिए हम जहाँ पे पीएच का इस्तेमाल करते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ हाइड्रोजन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो हाइड्रोजन एक हमारा पॉजिटिव आयन है और हाइड्रोजन जितना ज़्यादा इसमें प्रेजेंट होता है हमारे इसका जो पीएच है वो उतना कम होता रहता है और ये हमारा उतना ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पे जो हमारा पीएच है उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन हमारा जितना ज़्यादा होगा ये कंपाउंड हमारा जो ओवरऑल होगा सॉल्यूशन वो हमारा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा और उसके पीएच का जो लेवल है वो हमारा उतना कम होगा। यानी कि सिंपल अगर मैं बताऊं तो पीएच का जो हमारा है वो 0 से लेके 14 तक होता है। तो 0 से लेके जो 7 तक है वो 7 तक हमारा एसिड होता है और 7 से लेके 14 तक हमारा बेस होता है। तो जितना कम यानी कि 1-2 अगर पीएच है तो बहुत ज़्यादा एसिडिक है और वहीं हमारा 6-7 पीएच है तो थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक है। वहीं अगर 7 है तो पूरा न्यूट्रल है और अगर 7 से ऊपर हमारा जाता है स्लाइटली बेसिक है, लेकिन वहीं कोई 13-14 पीएच पे जाता है तो वो हार्ड बेस हो जाएगा। तो इस तरह हम यहाँ
पे जो है पीएच से जो है अपने किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिटी और बेसिडिटी को पता लगाते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है कि इट इज डिफाइंड दैट इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ अ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, यानी कि पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग और एच ब्रैकेट में, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखा जाए, जैसे हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ एस्पिरिन है उसको हम यहाँ पे एनहांस कर सकते हैं बाय एडिशन ऑफ एल्कलाइन बेस, यानी कि एस्पिरिन के लिए थोड़ा हमको बेस मतलब थोड़ा सा पीएच हमें हाईयर चाहिए, तो अगर हम इसमें जो है एल्कलाइन बफर ऐड करते हैं तो हमारी जो एसिडिटी है वो थोड़ी, यहाँ पे जो पीएच है वो हमारा थोड़ा बढ़ेगा, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। यानी कि ये क्लियर हो रहा है कि जो हमारा पीएच वाला फंडा है वो भी किसी ड्रग की सॉल्युबिलिटी में हमारा अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा आता है पीके। पीके को हम यहाँ पे आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी बोल देते हैं, यानी कि सिंपल क्या है कि जैसे मान लो कोई भी हमारा सब्सटेंस है, मान लो ये हमारा CH3COH है, तो अगर हम इसको यहाँ पे तोड़ दें यानी कि इसको डिसोसिएट करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव में टूटता है, यहाँ पे ये हमारा एसिड हो जाता है और ये हमारे कंजुगेटेड बेस हो जाता है। यानी कि अब यहाँ पे क्या है कि जब ये पूरा जुड़ा हुआ है तो इसको हम यहाँ पे अनआयोनाइज बोलते हैं फॉर्म, और जब ये हमारा बिखर जाता है, टूट जाता है, आयंस के अंदर टूट जाता है, इसको हम यहाँ पे आयोनाइज फॉर्म बोलते हैं। और इन्हीं के टूटने की प्रोसेस को हम कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने पीके वैल्यू का। यानी कि अगर मान लो यहाँ पे मुझे पीके वैल्यू निकालनी है इन दोनों की, तो मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, यहाँ H पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ CH3CO नेगेटिव आ जाएगा और नीचे मेरा कंप्लीट कंपाउंड आ जाएगा ये वाला। तो इस तरह मैं यहाँ पे जो है किसी भी कंपाउंड की पीके वैल्यू को यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो इस तरह मैं चेक करता हूँ। इसका फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, इट इज द पीएच एट विच 50% ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स आर आयोनाइज्ड एंड 50% आर अनआयोनाइज्ड। यानी कि ये हमारी जो प्रोसेस है आयोनाइजेशन की, ये चल रही है, टूट रहा है, और टूटते टाइम पे ये जो मेरा ड्रग है मेन, ये मेरा आधा टूट चुका है, आधा अभी बाकी है और बाकी का टूटेगा। तो वो जो बीच का लेवल है उसको हम यहाँ पे पीके वैल्यू बोल देते हैं। अब पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 का हम बेस लेंगे अपॉन KA, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारा KA होता है। तो ये हमारा पूरा वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे एग्जांपल देखा जाए तो जो हमारा बीक एसिड होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं एसिड, मतलब स्टमक के अंदर बेटर एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। अब सिग्नोएक्स के बारे में बात की जाए तो ये जो हमारी पीके वैल्यू है ये हमें किसी भी ड्रग को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है कि वो आयोनाइज है या नहीं है और कितना आयोनाइज है। और आपको ये पता होना चाहिए जैसे जो हमारी अनआयोनाइज है ये मोस्टली हमारे लिपिड सॉल्युबल होते हैं और जो आयोनाइज है वो मोस्टली हमारे हाइड्रोफिलिक होते हैं। यानी कि अगर मान लो कि ये मेरी बॉडी है और कहीं अगर कोई लाइपोफिलिक नेचर का ड्रग है तो वो अगर मेरा अनआयोनाइज होगा तो वो आसानी से पेनिट्रेट कर जाएगा। वहीं अगर कहीं कहीं मान लो हमें आयोनाइज यानी कि हाइड्रोफिलिक की रिक्वायरमेंट है तब हमको जो है आयोनाइज ड्रग की रिक्वायरमेंट रहती है। तो बस दो वर्ड आपको याद रखने हैं, जो हमारा अनआयोनाइज होता है वो लिपिड सॉल्युबल है और जो मेरा आयोनाइज होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। और इसी चक्कर में क्या है कि जो अनआयोनाइज वाला ड्रग है वो मेरे जो लिपिड सॉल्युबल वाला नेचर है वहाँ पे इजीली जो है पेनिट्रेट करके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो अनआयोनाइज वाले वो मेरे वाटर सॉल्युबल वाले नेचर में ज़्यादा जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इस चीज़ को बताने में मेरा जो है आयोनाइजेशन कांस्टेंट बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। तो ये हमारे किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी को हेल्प करता है जीआई फेज के अंदर में। अब नेक्स्ट बात करते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या होता है और दो एप्लीकेशन बताओ। तो पार्टीशन कोएफिशिएंट एक्चुअल में क्या है कि सिंपली हमारा कोई भी ड्रग मान लो उसके नेचर को बताते हैं कि वो हमारा ऑयली नेचर का है या फिर हमारा वाटर नेचर का है। अब इसको बताने के लिए सिंपल सा फंडा हमारा क्या होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक सेपरेशन फ्लास्क ले लेते हैं इस तरह का, और इसमें नीचे हम यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन, ऊपर हम यहाँ पे ऑयली सॉल्यूशन भर देते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना ड्रग लेंगे और ड्रग को इसके अंदर डाल देंगे, देन इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद आधा घंटे के लिए रख देंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो ड्रग हमारा होगा वो जिस नेचर का होगा उसमें ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले एक्वस नेचर वाला ड्रग निकालेंगे और उसके यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी करा के ये चेक करता है कि जो हमारा पूरा सॉल्यूशन है इसमें कितना mg हमारा ड्रग डिजोल्व हुआ है। देन हम यहाँ पे ऑयली वाला लेते हैं और उसके साथ भी सेम करेंगे, और उसके बाद हम ये पता लगाते हैं कि ये जो हमारा ड्रग है मान लो 500 mg था, ये ज्यादा किस में डिसॉल्व हुआ है। मान लो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो 500 mg ड्रग था ये 400 mg मेरा एक्वस वाले में डिसॉल्व हुआ और 100 mg मेरा ऑयली में। तो यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है कि ये जो ड्रग है ये मेरा एक्वस नेचर का है, क्योंकि ये एक्वस वाले सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है। वही हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ऑयली में कितना हुआ। अगर ये ऑयली वाले में ज्यादा डिसॉल्व हुआ मान लो 400 mg, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा ड्रग है वो ऑयली नेचर का ज्यादा है। तो इस तरह हम यहाँ पे अपने ड्रग के नेचर को यहाँ पे पता लगाते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट इसके आगे यही मैंने फॉर्मूला, इसको चेक करने के लिए सिंपल क्या होता है, हम यहाँ पे ऑक्टेनॉल वाटर सिस्टम लेते हैं। तो ऊपर हमारा ऑक्टेनॉल हो गया जो एक ऑयली फेस हो गया, नीचे हमारा वाटर हो गया। अब यहाँ पे KOW हमारा इस तरह निकलेगा कि जो XO है वो हमारा ऑयल के ऊपर का है और नीचे हमारा XW है। उसके बाद ये देखते हैं कि किसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब देखो ऑब्वियसली बात है कि अगर नीचे वाली वैल्यू हमारी ऊपर से ज्यादा होगी तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारी ओवरऑल 1 से कम आएगी, और अगर ऊपर वाली वैल्यू नीचे से ज्यादा होगी तो हमारी 1 से ज्यादा आएगी। तो यहाँ पे क्लियर है कि इसके अकॉर्डिंग अगर हमारे जो आंसर है वो 1 से ज्यादा आता है तो वो हमारा लाइपोफिलिक हो जाएगा, और अगर 1 से कम आता है तो वो मेरा हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। तो इस तरह हम यहाँ पे पूरे को पता लगाते हैं। मैंने ये आपको बता दिया है, ये पूरा का पूरा मैंने बता के आपको यहाँ पे समझा दिया कि ये हमारा काम कैसे करता है। बाकी अगर यहाँ बात करें तो ये हमारी किसी भी ड्रग की मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को पता लगाने में हेल्प करता है। जैसे यही मैं मान लो कि ये हमारी परमेबल ड्रग मतलब मेम्ब्रेन है हमारी, और आपको बताया कि मेम्ब्रेन हमारी मोस्टली लाइपोफिलिक होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये लाइपोफिलिक को ड्रग हमारा मतलब क्रॉस करे तो जो हमारा ड्रग है वो भी लाइपोफिलिक नेचर का होना चाहिए, यानी कि ये लाइपोफिलिक। तो इससे हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि ड्रग हमारा लाइपोफिलिक है या नहीं है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म एंड राइट इट्स फॉर्मुलेशन सिग्निफिकेंस। अब देखो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये क्वेश्चन ये मानो हर बार जो है 2 मार्क्स में आ ही जाता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म किसी भी हमारा मान लो ये सॉलिड सब्सटेंस है तो इसकी ये एबिलिटी होती है कि ये अपने आप को 2 से 3 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है और उनको जैसे मान लो ये हमारा सब्सटेंस है कोई भी, तो ये हमारा मान लो यहाँ पे एक ए फॉर्म में चला गया, यहाँ बी फॉर्म में चला गया, यहाँ सी फॉर्म में चला गया, तो ये अपने आप को जो है इनकी एबिलिटी है कि ये डिफरेंट अरेंजमेंट में फॉर्म कर सकते हैं और ये डिफरेंट जो अरेंजमेंट होते हैं इसको हम यहाँ पे पॉलीमॉर्फ बोल देते हैं और ये जो पूरा का पूरा फिनोमेना होता है इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोल देते हैं। अब ये जो मैंने यार लॉन्ग वीडियो में आपको एक बार डिटेल से बताया है तो आप जाके यूनिट 1 की वीडियो ऑलरेडी देखोगे, आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा और एक बार मैं बोलूंगा आप डिटेल में देख लेना जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी अच्छे से कि पॉलीमॉर्फिज्म हमारा होता क्या है। तो अगर मैं इसको सिंपल डिफाइन करूं तो इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सॉलिड मटेरियल यानी कि कोई ड्रग है या कोई एक्सिपिएंट है टू एग्जिस्ट इन 2 एंड मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी कि वो 2 या 2 से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है विद डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि उसका जो मॉलिक्यूल्स है उसका अरेंजमेंट हमारा अलग अलग हो जाएगा जिससे उसकी जो फॉर्म है वो अलग अलग हो जाएगी क्रिस्टल लैटिस में, लेकिन उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो हमारा सेम रहेगा। जैसे आपने आइसोमर वाला फंडा देखा होगा कुछ उसी तरह का ये हमारा होता है। अब एग्जांपल देखा जाए जैसे हमारा राइटोनिवीर है तो इसकी फॉर्मुलेशन हाइड्रोमीटर हेड फॉर्मुलेशन फेलियर ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड पॉलीमॉर्फ। कई बार क्या होता है कि ये डिफरेंट पॉलीमॉर्फ में चला जाता है, उसकी वजह से इसकी जो फॉर्मुलेशन है वो हमारी फेल हो जाती है। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म सो डिफरेंट सॉल्बिलिटी या स्टेबिलिटी। अब जैसे मान लो ये है तो हो सकता है कि जो हमारा बी वाला पॉलीमॉर्फ है या सी है ये हमारा ज़्यादा स्टेबल हो या इसकी सॉल्बिलिटी हमारी ज़्यादा हो, लेकिन अगर ए वाले में कन्वर्ट हो गया तो हमारे लिए नुकसान हो सकता है। तो इस तरह इनका चलता है और अलग अलग जो पॉलीमॉर्फ होते हैं उसकी अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट हो सकती है। तो ये हमारा पूरा इसका फंडा हो गया। नेक्स्ट आता है डिफाइन हाइड्रोलिसिस ऑक्सीडेशन एंड वन मेथड टू प्रिवेंट ईच, यानी कि यहाँ पे हमें बात करनी है हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन की। तो ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आती है जो हम प्रीफॉर्मेशन के अंदर पढ़ते हैं और ये एक्चुअल में क्या करता है किसी भी सब्सटेंस को केमिकली डिग्रेड करते हैं यानी कि खराब कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस के बारे में। तो द डिकम्पोजिशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स ड्यू टू रिएक्शन विद वाटर एंड गेट हाइड्रोलाइज, यानी कि आपने देखा होगा कि जो हमारे ड्रग्स होते हैं उसको पानी से हमें बचा के रखना पड़ता है। अब कई बार ये हो जाता है कि अगर पानी के कांटेक्ट में वो आ जाता है तो ड्रग हमारा खराब हो जाता है और पानी के कांटेक्ट से अगर वो खराब हो जाता है उसी को हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस बोल देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे ड्रग होते हैं इसमें मोस्टली हमारा ईस्टर होता है, अमाइड होता है या लैक्टम होता है, ये सब हमारे हाइड्रोलिसिस में ज़्यादा जाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल हमारा एस्पिरिन है वो पानी से खराब हो सकता है, एट्रोपिन हमारा खराब हो सकता है। एग्जाम्पल देखा जाए जैसे मान लो यहाँ पे CH3COO है तो अगर यहाँ पे वाटर मिलेगा तो वाटर क्या करेगा कि यहाँ पे जाके इधर अटैक करेगा और जब इधर अटैक करेगा तो देखो CH3O है ये हमारे यहाँ से अलग हो जाएगा। तो यहाँ का जो वाटर है वो हमारा क्या होगा O और OH में जुड़ता है, तो जो यहाँ पे O हमारा OH और OH में जुड़ता है तो यहाँ का एक H हमारा इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखो CH3OH हमारा बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे जो मिथेनॉल की फॉर्म में बाहर निकल गया और यहाँ पे जो बचा हुआ है यहाँ पे हमारा इधर का OH जुड़ जाएगा तो हमारा CH3COH में बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ड्रग हमारा डिग्रेड हो चुका है, यानी कि मेन ड्रग ये था ये हमारे यहाँ पे टूट चुका है। अब इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम जो है एनहाइड्रस, मान लो कोई हमारा ड्रग है वो क्या हो सकता है एनहाइड्रस यानी कि पानी में खराब हो सकता है, तो हम यहाँ पे एनहाइड्रस सॉल्वेंट का इस्तेमाल करेंगे यानी कि पानी के अलावा यूज करेंगे या फिर उसकी जो पैकेजिंग है वो ड्राई कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे बफर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो उसके पीएच को ऑप्टिमम यानी कि मेंटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है ऑक्सीडेशन। अब ये भी हमारा डिग्रेडेशन का ही मेथड होता है, बस इसमें क्या होता है कि कोई भी जो हमारा ड्रग सब्सटेंस है उसकी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हो जाती है तो इससे हमारा ड्रग खराब हो जाता है। अब इसमें क्या होगा डिग्रेडेशन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब इसमें क्या है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा या फिर ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा। अब ये करता क्या है कि अल्टीमेटली हमारे में फ्री रेडिकल मतलब रिलीज कर देता है जो हमारे ओवरऑल ड्रग को खराब कर देते हैं। अब ये हमारा किसी ऑक्सीजन की वजह से, हैवी मेटल्स की वजह से या लाइट की वजह से हो सकता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो कोई भी हमारी दवाई वगैरह होती है उनमें एंटीऑक्सीडेंट भी डाला जाता है, जैसे हमारा एब्जॉर्बिक एसिड हो गया, BST वगैरह हो गया। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है कि मान लो ये हमारे पास कोई भी ड्रग सब्सटेंस है और इसके अंदर हमने एंटीऑक्सीडेंट डाला है, तो अब मान लो कि एनवायरनमेंट बाहर से कहीं भी ऑक्सीजन आएगा तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा कि खुद उसके साथ जाकर रिएक्शन कर देगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इससे जो मेन हमारा ड्रग है वो यहाँ पे सही सलामत रहता है। तो यही हमारा कहलाता है ऑक्सीडेशन। अब मेन एग्जाम्पल जैसे हमारा रेंसिडिटी ऑफ ऑयल है, यानी कि जो ऑयल वगैरह हमारे कभी खराब हो जाता है वो इसकी वजह से होता है। या और अगर एग्जाम्पल देखा जाए मान लो ये हमारा मैग्नीशियम है तो अगर इसमें ऑक्सीजन की एडिशन करेंगे तो यहाँ देखो 2 mg हमारा बन जाएगा 2 MgO और यहाँ पे ये जो मेन हमारा यहाँ पे बदल चुका है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास सिंपल क्या होता है यूज एंटीऑक्सीडेंट। हम यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं या हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो हमारी एयर होती है यानी कि मान लो कहीं पैकेजिंग कर रहे हैं या किसी में हम एयर वगैरह भर रहे हैं तो उस हवा की जगह पे हम क्या कर सकते हैं इनर्ट गैसेज जैसे नाइट्रोजन या CO2 को यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जिससे जो हमारा ऑक्सीजन है वो वहाँ पे कम हो जाएगा। तो हमारी यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन है ये हमारी कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन रेसमाइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन। पहले हम बात करते हैं कि रेसमाइजेशन हमारा क्या होता है। तो देखो नॉर्मली
नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है वो दो फॉर्म में होगा, या तो हमारा लीवो होगा या फिर डेक्स्ट्रो होगा। और ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब भी मैं बता देता हूँ कभी अगर आता है, ये हमारे एक्चुअल में वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी प्लेन पोलराइज जो हमारी लाइट होती है पीपीएल होती है इसको रोटेट कर देते हैं हमारे, या तो क्लॉकवाइज करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं तो हमारा पॉजिटिव वाला आ जाता है यानी कि डेक्स्ट्रो हो जाता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो हमारा लीवो आ जाता है यानी कि नेगेटिव वाला वो कहलाता है। इस तरह चलता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि एक हमारे होता है रैथमिक मिक्सचर। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें हमने इस तरह से मिक्सचर जोड़ा कि 50% हमारा यहाँ पे लीवो है, 50% डेक्स्ट्रो है। तो इसमें क्या होता है कि कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होने के बावजूद भी वो हमारा इनएक्टिव हो जाता है। अब ऐसा क्यों कि मान लो यहाँ से मैंने गया तो इसने क्या किया, लाइट को मान लो ये लीवो था तो इसने ऐसे रोटेट किया, और डेक्स्ट्रो था इसने ऐसे रोटेट किया, और अल्टीमेटली जो मेरी राइट दिख रही है वो एकदम सेम निकल रही है, मिरर इमेज एक तरह से निकल रही है। तो ये मेरा क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। और इस पूरी प्रोसेस को हम यहाँ पे रेसमाइजेशन बोल देते हैं। तो सिंपल अगर डिफाइन करेंगे तो क्या बोल सकते हैं कि इट इज अ कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव का ड्रग, यानी कि जो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव था वो हमारा क्या है अपनी मिरर इमेज में यानी कि कन्वर्ट हो गया है एक अपोजिट एनेंशियोमर में, यानी कि एक तरह से बोला जाए तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये क्या करेगा, दिस में रिड्यूस और कंप्लीटली चेंज ड्रग एक्टिविटी, यानी कि इससे क्या होगा कि जो हमारा मेन ड्रग है उसकी एक्टिविटी या तो कम हो जाएगी या फिर कंप्लीटली हमारी चेंज हो जाती है। एग्जांपल देखा जाए जैसे हमारा एल एपिनेफ्रिन है वो काफी मतलब चेंज होता है, लेकिन अगर वो क्या हो रहा है हमारा डी एपिनेफ्रिन में चेंज हो जाता है तो इससे हमारी जो ओवरऑल एक्टिविटी है वो यहाँ पे खराब हो जाएगी। अब इसकी पॉलीमर्फिज्म के बारे में बात करें तो ये हमारे केमिकल है। एक और बार मैं यहाँ क्लियर कर दूं, देखो जरूरी नहीं होता कि ऑप्टिकली इनएक्टिव ही करता है, कई बार ये होता है कि जैसे मान लो ये लीवो है ये डेक्स्ट्रो है, अब इसका कोई एक फॉर्म हमारे लिए एक्टिव है, मान लो हमारे लिए डेक्स्ट्रो एक्टिव है लेकिन लीवो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लीवो नहीं है मान लो और हमारे डेक्स्ट्रो है, तो कई बार ऐसा होगा कि मान लो डेक्स्ट्रो में क्या होगा थोड़ा बहुत हमने लीवो ज्यादा ऐड कर दिया, जैसे मान लो ये 50-50 है, अब मैंने क्या किया यहाँ पे लीवो वाला मैंने 70 ले लिया तो ये ओवरऑल मेरा क्या होगा 70 हो जाएगा। भाई मान लो डेक्स्ट्रो मैंने 70 ले लिया तो ओवरऑल मेरा डेक्स्ट्रो हो जाएगा। तो ओवरऑल यही है कि हमारी एक फॉर्म यहाँ पे चेंज हो जाती है, और अगर वो फॉर्म मेरी रिड्यूस हो रही है या ड्रग की एक्टिविटी को कम कर दे रही है तो वो मेरी रेसमाइजेशन एक तरह से कहलाती है। तो ओवरऑल एक तरह से कन्वर्जन वाला पार्ट ही मेरा रेसमाइजेशन कहलाता है। पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करें तो पॉलीमॉर्फ आप जानते होंगे कि जैसे नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी हमारा सिंगल ड्रग है, ये मान लो एक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि पॉलीमराइजेशन एक मेरी ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा ड्रग क्या होते हैं आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, और कंबाइंड होने की वजह से एक हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला मेरा प्रोडक्ट बनता है, और इससे क्या होता है ओवरऑल मेरी जो ड्रग है उसकी पोटेंसी मेरी कम हो जाएगी या फिर समटाइम टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। अब जैसे मान लो ये है तो क्या होता है कई बार ये आपस में जुड़ते जाते हैं तो इससे मेरी ड्रग की एक्टिविटी भी कम हो जाएगी और समटाइम ये टॉक्सिसिटी कॉज हो जाती है। एग्जांपल जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हमारा होता है तो वो कई बार पैराफॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एक्टिविटी है वो मेरी डिग्रेड हो चुकी है। तो अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज बीसीएस क्लासिफिकेशन एंड मेंशन एनी टू एडवांटेज। तो देखो ये जो हमारा बीसीएस है इसकी फुल फॉर्म होती है बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि यहाँ पे सिंपल क्या होता है कि हमारे जो ड्रग है उनको हम उनकी दो कैटेगरी दो प्रॉपर्टी यानी कि सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी के बेस पे जो है क्लासिफाई कर देते हैं। अब इनका मेन फंडा क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे हम जब कभी भी कोई ड्रग वगैरह खाएंगे आपको पता है तो हमारे पेट के पास जाएगा, जैसे जाएगा तो वो जो प्रेजेंट हमारा फ्लूइड होता है उसके साथ जाके मिक्स करेगा, तो कितनी जल्दी वो मिक्स होगा उतनी जल्दी हमारा सॉल्यूशन बनेगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी जितनी अच्छी होगी सॉल्यूशन उतनी जल्दी बनेगा और उतनी जल्दी वो ड्रग के अंदर क्या है एब्जॉर्ब होगा। इसीलिए हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को चेक करते हैं। अब एग्जांपल मान लो ये ड्रग है मेरा और इसमें मैंने किसी मतलब लिक्विड में डाला सॉल्वेंट में डाला तो ये ड्रग मेरा जितना जल्दी इसमें डिसॉल्व हो जाएगा वही हमारी क्या है इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है, और ये जितनी अच्छी होगी ड्रग की एब्जॉर्प्शन मेरी उतनी अच्छी हो जाती है। सेकंड मेरा यहाँ पे होता है परमिएबिलिटी। अब परमिएबिलिटी क्या होती है, जैसे मान लो ये मेरा ड्रग है वो ब्लड के अंदर कहीं पहुंच गया और या मेरा मान लो यहाँ पे पेट के अंदर है तो वो मेरे ब्लड मेम्ब्रेन को या मेरे सेल्स की मेम्ब्रेन को जितनी जल्दी क्रॉस करके उसके अंदर घुसेगा वही हमारी उसकी परमिएबिलिटी कहलाती है। यानी कि परमिएबिलिटी का सिंपल मतलब है एबिलिटी ऑफ ड्रग टू पेनिट्रेट एनी मेम्ब्रेन एंड एंटर इनसाइड द सेल, यानी कि सेल्स के अंदर पहुंचने वाली प्रोसेस हमारी परमिएबिलिटी है। किसी भी ड्रग मेम्ब्रेन की इसके मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की ताकत एबिलिटी हमारी परमिएबिलिटी कहलाती है। अब ये और ये जितनी ज्यादा किसी की होगी वो ड्रग हमारा उतना अच्छा एब्जॉर्ब होगा और उतना ही अच्छा काम करेगा। तो भाई हम यहाँ के इन्हीं बेस पे हम यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि ये हमको ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि कोई भी ड्रग उसकी डिसोल्यूशन कितनी जल्दी होगी, एब्जॉर्प्शन कितनी अच्छी होगी और बायोबिलिटी हमारी कितनी अच्छी होगी। और ये सब हम ओरल डोजेज फॉर्म के लिए ज्यादा देखते हैं क्योंकि ओरली जो हम दे रहे हैं उनके लिए हमें बहुत कुछ देखना है। जो हम पेरेंटल दे रहे हैं वो तो डायरेक्टली ब्लड में चला ही जा रहा है तो उसके लिए इतना लोचा हमारा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम इनको टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देखो 2 नंबर में नहीं आता है लेकिन मैंने लिख दिया है ये वाला यहाँ पे आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखो ये हमारी सॉल्युबिलिटी ये परमेबिलिटी है और इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी आपके लिए बनाई हुई थी, लॉन्ग वीडियो में आप लोग देख लेना है। यहाँ पे सिंपल क्या है कि मान लो ये मेरा एक दोस्त है सजान, ये मेरा एक दोस्त है प्रदीप है और यहाँ पे क्या है कि सजान कुछ मांग रहा है प्रदीप से तो वो बार
बार कह रहा है हेलो हेलो, तो यहाँ पे क्या है कि मान लो आप इस तरह बना लेना चार्ट और यहाँ लिख देना क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो यहाँ पे मान लो सृजान कुछ मांग रहा है हेलो हेलो, तो यहाँ पे बार बार बोल रहा है हेलो हेलो, तो आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो हेलो, और यहाँ पे लिख सकते हो हेलो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि जो हमारे सृजान है यानी कि सॉलिबिलिटी है उसकी क्लास 1 की हाई होती है, क्लास 2 की लो होती है, क्लास 3 की हाई होती है, क्लास 4 की लो होती है। अब प्रदीप कहता है कि भाई सुन रहा हूँ, तो बताए हाँ हाँ लो लो, यानी कि उसे कुछ देना है तो बता हाँ हाँ लो लो। तो वहाँ पे कह रहा है कि हाँ भाई मैं सुन रहा हूँ, तो हाँ हाँ, और इधर कह रहा है लो लो। तो यहाँ पे क्या है, क्लास 1 की परमेबिलिटी अगर देखा जाए तो हाई होती है क्लास 1 की, क्लास 2 की हाई होती है, क्लास 3 की लो होती है, क्लास 4 की लो होती है। और इनके एग्जाम्पल आगे लिख सकते हो कि क्लास 1 में हमारा पैरासीटामोल आती है जिसकी दोनों चीजें हाई होती है। यही रीजन है कि आप जब पैरासीटामोल कभी खाते हो तो इफेक्ट ज्यादा जल्दी आपको देखने को मिलता है, आप 1-2 घंटे में ही आपको आराम मिलने लग जाता है। उसके बाद सेकंड हमारी क्लास आती है जिसकी सॉलिबिलिटी हमारी कम होती है लेकिन परमेबिलिटी हाई होती है, जैसे हमारा फेनिटोन हो गया। इसीलिए इनको ट्राई करते हैं मोस्टली कि इंजेक्शन वगैरह भी बना सकते हैं, क्योंकि इनकी भाई सॉलिबिलिटी कम होती है तो बॉडी में जाके कम डिजोल्व होंगे, और डिजोल्व कम होंगे तो एक्शन कम दिखाएंगे। क्लास 3 में क्या है कि सॉलिबिलिटी हाई है लेकिन परमेबिलिटी लो है, जैसे हमारा रेनिटिडिन है, तो ये भाई डिजोल्व तो हो जाएगा लेकिन पेनिट्रेट कम कर पाएगा और सेल्स के अंदर कम पहुंचेगा। देन लास्ट हमारा आता है जिसकी दोनों चीजें हमारी लो होती है, तो जैसे फिरसमाइड हो गया, तो इनको हम ट्राई करते हैं कि भाई इनको इंजेक्शन फॉर्म में ही बनाए, क्योंकि ये ओरली अगर दिए जाएंगे तो बहुत कम एब्जॉर्बेंस इनकी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमें किसी भी ड्रग की ओरल एब्जॉर्प्शन को प्रिडिक्ट करती है, हेल्प करती है। इसके अलावा बायोबेवर्स होता है, जैसे मान लो एक रेगुलेटरी प्रोविजन होता है जो अलाउ करता है किसी भी ड्रग को इन वीडियो और ये सब स्टडी करने के लिए, तो उसमें ये हमारा हेल्प करता है। ये वाला फंडा आपको 6 सेम में, यानी कि आने वाले आपका सेम है उसमें आपको अच्छे से पता चलेगा। बायोफार्मास्यूटिक्स की यूनिट 3 में यही हमारा दिया हुआ है, यानी कि यूनिट 2 में दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है मेंशन एनी टू प्री फॉर्मुलेशन कंसीडरेशन इंपोर्टेंट फॉर पेरेंटल, यानी कि अगर आप पेरेंटल ड्रग बना रहे हो तो क्या कंसीडरेशन आपको करना पड़ेगा। तो पेरेंटल के लिए अगर हम प्री फॉर्मुलेशन के बारे में बात करें तो जो भी ड्रग आपको बनाना है वो सॉलिबिलिटी इन सूटेबल पेरेंटल व्हीकल, यानी कि उसकी सॉलिबिलिटी हमारी अच्छी हो। इसके लिए मोस्टली हम जो है WFI यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे वाटर फॉर इंजेक्शन, यानी कि मान लो कोई आपने लायोफिलाइज प्रोडक्ट बनाया तो उसको आप जब पानी में दोगे तो मतलब जब उसको डॉक्टर पेशेंट को देगा तो जो वाटर है इसके साथ वो डिजोल्व अच्छे से हो जाए जिससे उसको मतलब दे सके पेशेंट को। देन आइसोटोनिसिटी हमारी मस्ट होती है किसी भी पेरेंटल के लिए, क्योंकि आइसोटोनिसिटी का मतलब मैं आगे बताऊंगा। मतलब सिंपल क्या है कि जो हमारा ड्रग बनेगा वो मतलब उसकी टोन हमारी सेम होनी चाहिए हमारे ब्लड के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर ये सेम नहीं होगी तो ब्लड में जाने के बाद वो इरिटेशन कॉज करेगा, हमारी रेड ब्लड सेल्स को डैमेज कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि इंजेक्शन सॉल्यूशन मस्ट वॉच ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, यानी कि सिंपल यहाँ देख सकते हैं कि जो हम यहाँ पे इंजेक्शन अपने बनाने वाले हैं सॉल्यूशन, उनका ऑस्मेटिक प्रेशर हमारे ब्लड के बराबर होना चाहिए। इसको मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है। बाकी अदर्स में बात करें तो हमारा पीएच और बफरिंग चेक करना है कि पीएच हमारी यूजुअली 3 से 9 के बीच होती है। इसके बाद ये चेक करना है कि स्टोर जब रखेंगे तो स्टोर के टाइम पे वो स्टेबल है, और कुछ हमारे ड्रग ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे लायोफिलाइजेशन का प्रोसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो हमारी यूनिट 1 का सारा कुछ हमने देख लिया, और अगर मैं आपको यहाँ पे एक लाइन में बताऊँ तो देखो प्री फॉर्मुलेशन ये सब हमने देख लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली हमने, केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली हमने, BCS क्लासिफिकेशन देख लिया हमने, ये सब देख लिया। तो क्या है कि आपको यूनिट 1 का कंप्लीट ओवरव्यू मिल चुका है। अब एग्जाम में अगर कुछ भी आता है भाई इस वाली यूनिट से तो आप लोग लिख के आ जाओगे, ऑब्वियसली बात है। और इससे शॉर्ट में आए लॉन्ग में आप खाली छोड़ के नहीं आओगे, और अगर खाली छोड़ के नहीं आओगे तो अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब जो मेन आपकी अगर मैं बात करूं तो जो लॉन्ग वाली यूनिट है वो ऑलरेडी कवर है, यूनिट वाइज मतलब पूरे आपको मिल जाएगा, और इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो आप क्रैश कोर्स के अंदर जाकर जरूर एनरोल कीजिए। आपका एग्जाम सेंट्रिक कोर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है, बहुत बेस्ट मार्क्स आपके आएंगे अगर आप उससे स्टडी करते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी यूनिट 2 के बारे में। तो यूनिट 2 हमारी मेनली है टैबलेट। अब हमें पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन टैबलेट देन राइट टू आइडियल कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो टैबलेट को अगर डिफाइन करना है तो एक हमारी कंप्रेस सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है, या इसको हम यहाँ पे सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म भी बोल सकते हैं। यूनिट का मतलब होता है काउंटेबल, यानी कि हम इसको काउंट कर सकते हैं। अब टैबलेट को बनाने का तरीका सिंपल मैंने बता दिया है कि यहाँ पे क्या होता है कि हमारा कोई API होता है वो एक्सिपिएंट के साथ मिलकर हमारा जो है टैबलेट यहाँ पे बनाता है। तो ये क्या होता है कि या तो कंटेनिंग कर रहा है 1 और मोर मेडिसिमेंट को, और विद और विदाउट एक्सिपिएंट, यानी कि कुछ डायरेक्टली भी बनती है, कुछ हमारी एक्सिपिएंट के साथ भी बनती है। अब ये हमारी यूजुअली सर्कुलर होती है, ओवल होती है या अवलॉन्ग होती है शेप के अंदर, और इसको मैन्युफैक्चर करना, स्टेबल रखना और हमारी पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट मानी जाती है। एग्जांपल जैसे पैरासीटामोल की टैबलेट है 500 ml, तो काफ़ी ज़्यादा बनती है। अब इसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए तो ये हमारी फ्री होती है हर तरह के डिफेक्ट से, जैसे कोई क्रैक हो गया, चिप्स हो गया, डिस्कलेशन हो गया, फ्री होनी चाहिए। देखो यहाँ पे आइडियल बात कर रहे हैं, होती नहीं है, ये होना चाहिए कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारी फ्री होनी चाहिए हर तरह के डिफेक्ट से, ये हमारी वेट में यूनिफॉर्म होनी चाहिए और ड्रग कंटेंट यूनिफॉर्म होना चाहिए, और इसमें जो है इसकी हार्डनेस हमारी सफिशिएंट होनी चाहिए और मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए।
मतलब देखो सिंपल सा ये है कि जैसे ये जो हमारी टैबलेट बन रही है, ये टैबलेट हमारी हर तरह के डिफेक्ट से फ्री होनी चाहिए, उसका यूनिफॉर्म वेट होना चाहिए, ड्रग जो इसके अंदर प्रेजेंट होगा वो कंटेंट बराबर होना चाहिए हर एक टैबलेट के अंदर में, और इसकी जो हार्डनेस है वो हमारी सफिशियंट होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ट्रैवलिंग के टाइम पे जो है टैबलेट फूट जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी टैबलेट हो गई और ये इसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक कैसी हमारी टैबलेट होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफाइड टैबलेट। तो टैबलेट को वैसे तो हम बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेनली बात करते हैं हम दो के बारे में, जो हमारा 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो मेनली यहाँ 2 कैटेगरी है, टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, यानी कि जिन टैबलेट को हम ओरली रूट से खाते हैं, इसमें हमारी कंप्रेशन टैबलेट आ जाती है, मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट आती है और सस्टेनेबल टैबलेट आ जाती है। कंप्रेशन नॉर्मल कंप्रेस करके, मान लो ये हमारी पंच हो गई, ये हमारी इस तरह की डाई हो गई, और यहाँ पे हम टैबलेट रख के इसको कंप्रेस करके हम बना दे रहे हैं, बन गया। फिर मल्टीपल कंप्रेस आते हैं, या तो हम इसमें 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग कर सकते हैं और थोड़ा अच्छे तरीके से इसको कंप्रेस करके बना सकते हैं। देन सस्टेंड क्या होती है कि ये भी हमारे बहुत ज़्यादा कंप्रेस होती है, इससे जो ड्रग है वो स्लोली रिलीज होगा, तो हमारी बॉडी में जाकर लंबे टाइम तक ये अपना एक्शन दिखाती रहेगी। देन टैबलेट यूज इन ओरल कैविटी। अब ओरल यानी कि मुंह के अंदर केवल, यानी कि जो हमारा माउथ वाला पार्ट होता है, सिर्फ इसके अंदर हम इस टैबलेट को इस्तेमाल करेंगे। तो एक होती है हमारी बक्कल कैविटी, एक होती है सबलिंगुअल, एक होती है डेंटल कॉन। डेंटल कॉन में से मान लो दांतों में कहीं जगह खाली है तो उसमें हम कर देंगे। देन बक्कल और सबलिंगुअल सिंपली क्या है कि हम एक टंग के नीचे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो हमारी जीभ होती है इस जीभ के नीचे रखेंगे, और एक हमारी जो गाल होते हैं, चीक्स होते हैं, उसके नीचे रखते हैं। तब अब आपको क्या करना है कि बक्कल हमारा एक्चुअल में गाल वाला है या टंग वाला है, और सबलिंगुअल कौन सा है ये आपको कमेंट करके बताना है। मैंने इसीलिए यहाँ पे क्लियर आपको नहीं बताया कि आप क्लियरली बता सको कि भाई कौन सी किसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। बाकी अभी तक अगर आपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट की डेफिनेशन नहीं लिखी है तो भाई कमेंट में जाओ और अभी लिखो, हम वहाँ पे लाइक करने वाले हैं। देन यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हमारा बनता है, नेम एनी 2 टैबलेट एक्सिपिएंट विद देयर यूज। यानी कि जैसे मैंने बोला कि टैबलेट बनती है और एक्सिपिएंट हम मिला के बनाते हैं, तो कोई 2 के नाम रखना है विद यूज। तो यहाँ पे वैसे हमने पता है कि हम डाइल्यूएंट इस्तेमाल करते हैं, बाइंडर इस्तेमाल करते हैं, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, स्वीटनिंग और फ्लेवरिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। तो अगर बाइंडर के बारे में बात करें, इट हेल्प टू बाइंड पाउडर पार्टिकल टुगेदर टू फॉर्म ग्रेनुल्स। यानी कि जैसे नॉर्मली हमारा कोई भी होता है जो पाउडर होता है, देन बाद में क्या होता है, ये हमारे इस तरह के ग्रेनुल्स बनते हैं, और उसके बाद जो है ये हमारे इस तरह की टैबलेट फॉर्म करती है। तो ये पाउडर हमारा इस तरह के ग्रेनुल्स बने और इससे टैबलेट बने, तो ये आपस में स्टक रहे, चिपके रहे, उसके लिए हम यहाँ पे बाइंडर का इस्तेमाल करते हैं। तो बाइंडर क्या करता है, पाउडर पार्टिकल्स को एक साथ रखने के लिए मतलब हेल्पफुल रहता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हमारी बढ़ाता है, और ये हमारा दोनों यानी कि ड्राई और वेट फॉर्म दोनों में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल हमारा अकेसिया हो गया, जेलेटिन हो गया। अब ये दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखना, कई बार ये डायरेक्टली नाम आ जाते हैं कि भाई इन बाइंडरों के एग्जाम्पल आप बताओ, ठीक है। बाकी ये हमारा क्या करता है, कोहेसन प्रोवाइड कर रहा है यूजेस में आने। बाकी टैबलेट ब्रेकेज को प्रिवेंट करता है, यानी कि टैबलेट हमारी टूटेगी नहीं अगर अच्छे से चिपकेगी। देन डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट के बारे में बात करें, ये हम जानते हैं कि जब टैबलेट हम खाएंगे मान लो और हमारे पेट के अंदर पहुंच गई, तो पेट के अंदर पहुंचने के बाद ये टैबलेट है इसका ब्रेकडाउन टाइम से हो जाए, क्योंकि अगर ये नहीं टूटेगी तो भाई हमारा ड्रग रिलीज नहीं होगा। तो उसके टूटने वाली प्रोसेस यानी कि डिसइंटीग्रेशन को बढ़ाने का काम करते हैं हमारे डिसइंटीग्रेंट्स यानी कि एजेंट। अब ये क्या करते हैं, जो टैबलेट का ब्रेकअप है उसको यहाँ पे फैसिलेट करते हैं, यानी कि जब अलाउ करेंगे तो इससे हमारी डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन यहाँ पे बढ़ जाती है। एग्जाम्पल हमारा सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट हो गया या बेंटोनाइट हो गया। तो ये हमारी टैबलेट के ब्रेकिंग को बढ़ाते हैं और रैपिड डिसइंटीग्रेशन करते हैं, जिससे हमारा ड्रग जो है जल्दी रिलीज होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है राइट स्टेप ऑफ बैड ग्रेनुलेशन। तो हमारी 2 तरह की प्रोसेस हमारी यहाँ पे होती है, एक हमारी होती है बैड ग्रेनुलेशन, एक हमारी होती है ड्राई ग्रेनुलेशन। अब मैं यही बोलूंगा कि ये दोनों जो स्टेप हैं ये आप डिटेल्स में जाके लॉन्ग वीडियो देख लेना, सिलेबस आपको ऑलरेडी कवर है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो ये टॉपिक आपका लॉन्ग में भी आता है, केवल 2 मार्क्स से आपका यहाँ काम चलने वाला नहीं है। फिर भी चलो यहाँ पे हम प्रोसेस को अच्छे से समझ लेते हैं। तो बैड ग्रेनुलेशन में एक्चुअल में हम क्या करेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन यानी कि मेन इसका क्या होता है कि जो हम बाइंडर इस्तेमाल करते हैं वो वेट फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एक तरह से लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं मिक्सिंग। अब मिक्सिंग के लिए हम यहाँ पे बी कॉर्न ब्लेंडर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, जो भी हमारा एक्सिपिएंट वगैरह होगा वो यहाँ पे डाल देंगे, जो एपीआई है वो यहाँ पे में डाल देंगे, और जब इनको मिक्स करेंगे, अब मिक्स करने के बाद क्या होता है हमारे एक डैम्प मास बन जाता है, यानी कि गीला गीला पूरा सॉलिड सा जैसे आटा गूंदते तब बन जाता है, यानी कि इस तरह का मान लो बन जाएगा। देन इसकी स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग का मतलब क्या है, सिंपल हम इसको फिल्टर आउट करेंगे, एकदम छानेंगे, और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब यहाँ पे हम करते हैं तो जो नीचे हमारे निकलते हैं वो ग्रेनुल्स की फॉर्म में हमारे बन जाते हैं। देन यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो हमारे ग्रेनुल्स बन रहे हैं इसको हम यहाँ पे ड्राई कर लेंगे, और ये सूखने के बाद हमारे इस तरह के यहाँ पे ग्रेनुल जाने मिल जाते हैं। जैन इनकी ड्राई स्क्रीनिंग करेंगे, यानी कि अब ये जब ड्राई हो जाएंगे उसके बाद हम इसको फिर से जो है यहाँ पे छानने का काम करेंगे, और जब यहाँ पे हम स्क्रीनिंग कर लेंगे तो हमें एक सेपरेट यानी कि यूनिफॉर्म साइज के ग्रेनुल्स यहाँ देखने को मिल जाएंगे। देन बाद में थोड़ा बहुत इसको हम ल्यूब्रिकेंट वगैरह इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट में हम यहाँ पे कंप्रेशन के द्वारा यानी कि जो हमारी ये पंच और डाई होती है इसके द्वारा हम यहाँ पे जो है टैबलेट बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह हमारी यहाँ पे बैड ग्रेनुलेशन चलती है। अब ड्राई में अगर बात किया जाए, सिंपल सा इतना फंडा होता है कि यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा होगा बैड ग्रेनुलेशन, इसकी जगह हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं जो बाइंडर होता है वो ड्राई फॉर्म में। और ड्राई फॉर्म में करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग काम मैं यही बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद क्या होता है कि अब ये हमारा ड्राई होता है, तो ड्राई को चिपकाने के लिए हम यहाँ पे स्लगिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब स्लगिंग एक हमारी अलग से यहाँ पे क्या होती है, स्लगिंग में अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे इस तरह के 2 बड़े बड़े रोल्स होते हैं, तो यहाँ से जो हमारा सॉलिड निकलेगा
तो सॉलिड को जरा कंप्रेस करेंगे और कंप्रेस करके ऐसे ये हल्के से हमारे चिपकना शुरू हो जाते हैं, ऐसे सॉलिड के मास बन जाते हैं, डंपिंग मास, और इन्हीं को हम यहाँ पे स्लग्स बोल देते हैं। तो एक आध बार ये क्वेश्चन भी आता है कि स्लगिंग क्या होता है या डंपिंग मास क्या होता है, स्लग्स हमारे क्या होते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को स्लगिंग वगैरह बोल देते हैं। इसके बाद में हम इसकी स्क्रीनिंग करेंगे, यानी कि छोटे छोटे ऐसे तोड़ लेंगे और बाकी का प्रोसेस हमारा सेम रहेगा बैट की तरह। तो इस तरह हमारे ड्राई ग्रेजुएशन में यहाँ देखने को मिल जाती है, बस स्लगिंग और वो वाली प्रोसेस एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, तो आप उसको भी देख लें, ठीक है। बाकी अब हम बात करते हैं टैबलेट कंप्रेशन प्रॉब्लम, यानी कि अगर हम टैबलेट को कंप्रेस करते हैं, यानी कि इस तरह कंप्रेस करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे ढेर सारी है, हमने डिफेक्ट में अच्छे से बात की है। कुछ अगर यहाँ बात करें तो कैपिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, दी पार्शियली और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम क्राउन ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ टैबलेट। यानी कि कैपिंग का मतलब क्या है कि मान लो ये हमारी पूरी टैबलेट है तो इसका कैप हमारे ऊपर से अलग हो जाता है, बॉटम नीचे अलग हो जाता है, और यही हमारी यहाँ पे कैपिंग प्रॉब्लम कहलाती है। लेमिनेशन में बात की जाए तो यहाँ पे जो है लेयर हमारी 2 से 3 तक हो जाती है। मान लो एक ये लेयर हो गई, ये हमारी सेपरेशन लेयर हो गई, ये तीसरी लेयर हो गई। तो इस तरह जब लेयरिंग हमारी हो जाती है, यानी कि 2-3 पार्ट में टैबलेट टूट जाती है, तो ये हमारी लेमिनेशन कहलाती है। अब रीजन हो सकता है कि इनमें या तो मॉइस्चर हमारा कहीं ट्रैप हो गया हो, या मान लो जब इनको हम कंप्रेस कर रहे थे तो कहीं पे एयर हमारी ट्रैप हो गई हो, या मान लो जो बाइंडर हम मिला रहे थे इसको मिक्स करने के लिए वो बाइंडर हमारा प्रॉपर ना मिला हो। इन सब दिक्कत से हमारी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे ऑकर हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेंशन एनी टू इवैल्यूएशन टेस्ट ऑफ टैबलेट, यानी कि कोई टैबलेट है उसके 2 इवैल्यूएशन टेस्ट के बारे में बात करो। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे इसमें टेस्ट होता है डिसोल्यूशन टेस्ट, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, और ये दोनों हमारे मेन होते हैं। अब मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। डिसोल्यूशन टेस्ट में क्या करते हैं कि इस तरह का हमारा एक मेन सिंपल अपैरेटस होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा पूरा का पूरा पैडल टाइप कहलाता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारी जो भी टैबलेट वगैरह होती है उसको हम यहाँ पे रख देते हैं, और रखने के बाद इसके अंदर हम सिमिलर फ्लूइड डालते हैं जैसा हमारे स्टमक में होता है। तो या तो नॉर्मल हम कोई फॉस्फेट बफर जैसा डाल देंगे, या हम यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करेंगे, या यहाँ पे हम 0.1 N का HCl ले लेते हैं, यानी कि जो हमारे पेट के इसको दिखाएगा। अब हम इसको यहाँ पे रोटेट करेंगे, रोटेट करके हम ये देखते हैं कि ये जो टैबलेट है जी कितनी जल्दी हमारी डिसॉल्व हो रही है, यानी कि हमारे पानी के अंदर यहाँ पे डिसॉल्व हो जा रही है। अब जितनी जल्दी डिसॉल्व होगी, इससे हमें एक ये आइडिया मिल जाता है कि ये टैबलेट जब हम खाएंगे हमारे पेट के अंदर जाएगी, तो पेट के अंदर जाने के बाद ये कितनी जल्दी यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगी, और इससे हमको एक आइडिया ये मिल सकता है कि जो टैबलेट है वो अपना काम कितनी जल्दी दिखाना शुरू कर देगी। इसीलिए हम यहाँ पे करते हैं डिसोल्यूशन टेस्ट। मैंने आपको एग्जैक्ट यहाँ पे बता दिया है। अब ये हमारा लॉन्ग में भी आ जाता है डिसोल्यूशन डिसइंडिकेट वाला, तो आप अच्छे से जाके एक बार जरूर जो है चेकआउट कर लेना। तो कुछ इसी तरह जैसे ही हमारा डिसोल्यूशन होगा, ये हमको ये बताएगा कि ड्रग कितनी जल्दी इसके अंदर से रिलीज होगा, क्योंकि जितनी जल्दी हमारा सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा उतनी जल्दी ड्रग हमारा रिलीज होगा। इसी तरह हमारा एक आता है यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। अब इसके अंदर क्या करता है कि जैसे मान लो हमारे पास इक्विपमेंट इस तरह का होगा कि ये मेरे पास पूरा बॉक्स है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह की 6 हमारी वो बनी होती है, मैं सिंबल दिखा देता हूँ। और नीचे हमारा क्या होता है यहाँ पे कि इस तरह का मैश लगा होता है, हर एक में मैश लगा होता है। अब क्या होता है कि हम यहाँ पे अपने कैप्सूल या टैबलेट को यहाँ पे रख देंगे, और जब इसको हम क्या करेंगे बीकर के अंदर डिप करेंगे, और ये अप डाउन मूवमेंट करेगा, यानी कि ऐसे ऊपर नीचे होगा, और जब ऊपर नीचे होगा तो इसके अंदर जो हमारा लिक्विड है वो क्या करेगा, इनको यहाँ पे तोड़ना शुरू करेगा, डिसइंटीग्रेट करना शुरू करेगा। अब हम ये देखते हैं कि ये जो टैबलेट हमारी है, ये कैप्सूल के लिए भी सेम रहता है, ये कितनी जल्दी हमारे यहाँ पे टूट जाता है। अब जितनी जल्दी ये हमारा टूटेगा, ऑब्वियसली बात है कि मान लो ये टैबलेट हमारी है, अब जितनी जल्दी ये हमारी ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में होगी, उतनी जल्दी क्या होगा कि ये हमारा सॉल्वेंट के अंदर हमारी डिसॉल्व होगी, और उतनी जल्दी हमारी ब्लड में जाके एब्जॉर्ब होगी। तो जितनी जल्दी इसकी डिसइंटीग्रेशन होती है उतना हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो उसको हम यहाँ पे चेक करते हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में, यानी कि ये वो टाइम बताता है कि हमारी टैबलेट को डिसइंटीग्रेट होने में कितना टाइम यहाँ पे लगता है। अब ये मेनली हमारे किसी भी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी और थेरेपेटिक एफिकेसी को बताता है, यानी कि जितनी जल्दी ये हमारा डिसइंटीग्रेट होगा, डिसॉल्व होगा, उतना अच्छा उसका मतलब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी होगी, और उतनी जल्दी वो हमारी एब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट हमारा आता है डिफाइन ब्लूम स्ट्रेंथ एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अब देखो ब्लूम स्ट्रेंथ क्या होता है, जैसे जो हमारे कैप्सूल वगैरह होते हैं, ये आगे आपको देखने को मिलेगा, जो हमारे कैप्सूल वगैरह होते हैं, यानी कि जेलेटिन हमारा बनता है, तो जेलेटिन की स्ट्रेंथ हम यहाँ चेक करते हैं, क्योंकि देखो कैप्सूल जब बनता है, मान लो ये इस तरह का हमारा कैप्सूल होता है, तो कैप्सूल का ये हमारा सेल होता है। अब ये जो हमारा सेल है ये कितना मजबूत है, उस मजबूती को चेक करने के लिए हम यहाँ पे ब्लूम स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। अब ये इसलिए चेक करते हैं क्योंकि इस कैप्सूल के अंदर ड्रग भरा है और कैप्सूल भी हमारा ट्रैवल हो रहा है, तो कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि पिचक जाए या फूट जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो पूरा ड्रग हमारा खराब हो जाएगा। तो ये सिंपल क्या करता है कि ये जेल स्ट्रेंथ को पता लगाता है हमारे जेलेटिन की, और इससे इसका मॉलिक्यूलर वेट और हार्डनेस हम यहाँ पे पता लगाते हैं। अब जो फार्मास्यूटिकल जेलेटिन ब्लूम स्ट्रेंथ होती है वो लगभग 150 से 300 के बीच होती है। अब जितनी ज़्यादा ब्लूम स्ट्रेंथ होगी, हमारा जो जेलेटिन है वो इतना स्ट्रांग होगा, और हमारा जो कैप्सूल है उसकी जो सेल की क्वालिटी हमारी वो उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। ये एक बीच में हमारा कैप्सूल का आ गया, टैबलेट के साथ में हमने समझा दिया। नेक्स्ट आता है गिव टाइप ऑफ टैबलेट कोटिंग। अब टैबलेट कोटिंग हमारी एक्चुअल में क्या होती है, टैबलेट कोटिंग हमारी ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं कि मान लो ये हमारी टैबलेट है, तो इस टैबलेट के ऊपर हम एक पूरी ऊपर से कोटिंग करना शुरू कर देते हैं। और इसका फायदा क्या होता है कि अब मान लो टैबलेट का कोई बैड टेस्ट है, या मान लो बाहर से कोई मॉइस्चर वगैरह ना हो, तो कंप्लीट जो अंदर का ड्रग है वो हमारे यहाँ पे प्रिवेंट हो जाता है, बचा रहता है, और उसकी स्टेबिलिटी ओवरऑल बढ़ जाती है। इसीलिए हम यहाँ पे टैबलेट कोटिंग करते हैं। तो टैबलेट कोटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ थिन
यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूअस लेयर ऑफ कोटिंग मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट के सरफेस पे। और ये प्रोसेस यूजुअली हमारी परफॉर्म की जाती है कोटिंग पेन के द्वारा या फ्लूइडाइड बेड कोटर के द्वारा। कई बार जो है कोटिंग पेन वगैरह के ऊपर भी पूरा क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर मैं दिखाऊं, मान लो इस तरह के हमारे पूरे कोटिंग पेन होते हैं और यहाँ पे ये पूरा वो होता है, यहाँ पे हमारा नोजल वगैरह लगा होता है और यहाँ पे ड्राइंग वाला प्रोसेस भी होता है और जो टैबलेट है वो हमारी इसके अंदर जो है इस तरह रोटेट करती रहते हैं। ये कोटिंग पेन है हमारा, तो इसके ऊपर भी कई बार आता है, आप देख लेना। अब यहाँ पे बात करें टाइप्स ऑफ कोटिंग, तो कोटिंग मेनली हमारे 3 तरह से कर सकते हैं और भी है, ये 3 हमारे मेन है। पहला होता है शुगर कोटिंग, दूसरा होता है फिल्म कोटिंग, तीसरा होता है एंट्री कोटिंग। अगर कभी इनके बारे में आता है, शुगर कोटिंग में क्या करते हैं कि ये टैबलेट है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, शुगर की यानी कि फ्लेवरिंग एजेंट जो हमारा मीठा वाला होगा, स्वीटनिंग एजेंट होगा, उसके यहाँ पे हम कवरिंग करते रहते हैं और ये थोड़ी स्लाइटली मोटी होती है एज कंपेयर टू फिल्म कोटिंग। और इससे क्या है, टैबलेट थोड़ी मीठी मीठी लगने लगती है, तो नॉर्मली आदमी इसको आराम से जो है इन्हें खा सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फिल्म कोटिंग में क्या होता है कि बस एक पतली सी हमारी फिल्म लगी होती है और ये पतली फिल्म हमारी किसी पॉलीमर वगैरह की होती है। इससे क्या होता है, ओवरऑल जो ड्रग है उसके अंदर सब कुछ लॉक हो जाता है। और एंट्री कोटिंग में हमारे कुछ स्पेशल टाइप के पॉलीमर होते हैं। इनकी क्या होती है कि जैसे हमारे ये मतलब स्टमक वगैरह हो गए, तो मान लो कोई ड्रग हमारे जो स्टमक में खराब हो सकता है या हम चाहते हैं कि स्टमक के अंदर रिलीज ना हो, या मान लो हम चाहते हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर लोकली अपना एक्शन दे, तब हम यहाँ पे एंट्री कोटेड करते हैं। और एंट्री कोटिंग क्या होता है, मेनली हमारा इंटेस्टाइन के लिए होता है, यानी कि जब ये हमारा इंटेस्टाइन वाले पार्ट में जाएगा तभी जाके क्या होगा, ये ड्रग हमारा अपना रिलीज करेगा और कोटिंग हमारी खत्म होगी। और इसके लिए कुछ नहीं करना भाई, सिंपल क्या करता है, हम इसको बेसिक बना देते हैं, क्योंकि बेसिक जो कोटिंग है वही हमारी इंटेस्टाइन में होती है। और एसिड के अंदर तो मतलब जो पेट के अंदर तो एसिडिक एनवायरमेंट होता है, तो जो ड्रग हमारा ज्यादा एसिडिक होगा वो ज्यादा अच्छे से डिजोल्व होता है पेट के अंदर, और जो बेसिक ज्यादा होता है वो डिजोल्व ज्यादा होता है हमारे पेट के यहाँ के इंटेस्टाइन के अंदर। तो इस तरह हम यहाँ पे जो बेसिक वाले ड्रग है उनको यहाँ पे एंट्री कोटिंग भी करा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है मेंशन टू कोटिंग डिफेक्ट के बारे में। अब देखो कोटिंग जो हमारी है उसमें कौन कौन से डिफेक्ट, देखो हम यहाँ सबको एक लाइन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, टैबलेट पढ़ा उसके कोटिंग डिफेक्ट पढ़े, कैसे बनाना क्या है, कोटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब कोटिंग हम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे कुछ एरर आ जाते हैं और उसकी वजह से हमारे जो टैबलेट है उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अब ये या तो अपीयरेंस में हो सकता है या उसकी फंक्शनलिटी में हो सकता है। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि ये दो हमने कराए यही आपके सामने आएगा, हो सकता है कोई अलग नाम आपके सामने डायरेक्टली आ जाएगा। तो बस यहाँ पे हम एक आइडिया दे रहे हैं कि ऐसे भी आपके सामने 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ आता है और लॉन्ग में कैसे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे पहला हमारा आता है ब्लिस्टरिंग। अब इसमें क्या होता है कि कई बार हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि जो ड्राइंग प्रोसेस है वो हमारी ज्यादा हो जाती है, यानी कि एवापोरेशन ज्यादा हो जाता है सॉल्वेंट का। और इससे क्या होता है कि जैसे मान लो ये टैबलेट है और उसके ऊपर कोटिंग होनी होती है, तो अगर मॉइस्चर चला जाएगा तो जो कोटिंग है वो सूखी सूखी हो जाएगी, ड्राई, और इससे पूरा का पूरा जो सरफेस है वो हमको अनस्मूथ दिखाई देगा, यानी कि कोटिंग एकदम अच्छी नहीं दिखेगी, ये हो सकता है। और इससे एक अनइवन स्पॉट भी हमारे बन सकते हैं, यानी कि जगह जगह जो इस तरह के स्पॉट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं चिपिंग के बारे में। इसमें क्या होता है कई बार कि जो हमारी फिल्म कोटिंग है उसमें क्या होता है कई बार फिल्म डेंटेड है या चिपिंग है, तो इससे जनरली टैबलेट वगैरह है, मान लो ये हमारी टैबलेट बनती है, इसके एज वगैरह इस तरह के या इस तरह के कहीं खराब भी हमारे देखने को मिल सकते हैं। अब ये भी हमारा एक्सेसिव ड्राइंग की वजह से यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आपको अच्छे से देखना हो सारा कुछ, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है जो अपना मेन सॉल्व करा आपको यूनिट वाइज, उसके अंदर हमने कहीं कहीं इमेज भी ऐड किए हैं जिससे आपको एकदम विजुलाइज हो सके कि एक्चुअल में ब्लिस्टरिंग क्या होता है, चिपिंग क्या हो रहा है। तो मैं यही रिकमेंडेड करूंगा कि भाई आप यूनिट वाइज जो यूनिट है, यानी कि यूनिट 1 से लेकर 3rd सेकंड है, इन सबको भी जाके आप जो है जरूर से जो है चेकआउट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देन यहाँ नेक्स्ट हमारा आता है गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ फिल्म कोटिंग। अब यहाँ पे क्या होता है कि फिल्म कोटिंग जो हम कर रहे हैं उसके 2 फायदे हमको बताने हैं। तो फिल्म कोटिंग हमारी मॉडर्न टैबलेट कोटिंग टेक्निक होती है। इसमें क्या करते हैं कि हम पतली सी यूनिफॉर्म लेयर लगाते हैं पॉलीमर फिल्म की, और ये टैबलेट के सरफेस के ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं। और इसका फायदा क्या होता है कि टैबलेट पे एक पतली सी हमारी हो जाती है जो टैबलेट को बचा के भी रखती है और ज्यादा हमारा खर्चा नहीं, क्योंकि पतली होती है। फायदा क्या होता है, ये जो हमारे ड्रग होते हैं उसको, जैसे कोई ड्रग मान लो हमारा खराब हो सकता है मॉइस्चर से, लाइट से, ऑक्सीजन से, उस सबको ये प्रोटेक्ट करेगा। एक जो बिटर टेस्ट होता है उसको यहाँ पे मास्क करेगा और हमारी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को भी, यानी कि ओवरऑल जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है हमारी टैबलेट की उसको भी यहाँ पे बढ़ा देता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है डिफाइन एलिक्सर एंड सिरप। अब देखा जाए यहाँ पे जो हमारी सेकंड यूनिट है इसका टैबलेट वाला जो पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ बात करते हैं लिक्विड ओरल वाले पार्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि एलिक्सर एंड सिरप हमारे क्या होते हैं, तो एलिक्सर हमारे क्लियर, स्वीट एंड हाइड्रो एल्कोहलिक एंड लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं जो ओरल यूज के लिए बनाए जाते हैं और इसमें एक या एक से ज्यादा मेडिसिनल एजेंट पाए जाते हैं। यानी कि अगर मैं सिंपल बताऊं कि मान लो ये हमारा कोई भी सॉल्यूशन है, अब इसमें हम क्या करते हैं कोई ड्रग वगैरह अपना ऐड करते हैं, तो ड्रग वगैरह अगर हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हम सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये सॉल्वेंट सिर्फ हमारा पानी होता है तो वो हमारा सिरप कहलाता है। और अगर ये हमारा हाइड्रो एल्कोहलिक होता है, हाइड्रो एल्कोहलिक में क्या होता है कि पानी भी है और हम यहाँ पे एल्कोहल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमारे सॉल्वेंट हाइड्रो एल्कोहलिक कहलाते हैं। और ये जो बनते हैं ये हमारे एलिक्सर बनते हैं। जैसे आपने कोरेक्स सिरप उस टाइम देखा होगा, तो कोरेक्स को एक तरह से क्या है कि उसमें हम यहाँ पे एलिक्सर बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें हम एल्कोहल का भी इस्तेमाल
इस्तेमाल कर रहे थे। तो यहाँ पे अल्कोहल हमारा क्लियर होता है, स्वीटेंड होता है, मीठा होता है, और हाइड्रो अल्कोहलिक एंड लिक्विड प्रिपरेशन होता है, ये हमारा ओरल यूज के लिए किया जाता है। अब इसका जो टेस्ट है वो हमारा अच्छा होता है, बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल है, और ये ज्यादा क्विकली हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमारा अल्कोहलिक बेस भी आ रहा है, तो वो एब्जॉर्बेशन अच्छी कर देता है। एग्जाम्पल जैसे हमारा पैरासीटामोल का एलिक्सर आता है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सिरप के बारे में बात करें, एक हमारा स्वीट बिस्कस, यानी कि देखो ये हमारा सिरप है ना, ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है एज कंपेयर टू हमारा एलिक्सर, और ये कंसंट्रेटेड एक्व सॉल्यूशन होता है, यानी कि पानी होता है, वो थोड़ा गाढ़े फॉर्म में होता है, और यहाँ पे हम शुगर या सुक्रोज का इस्तेमाल करते हैं, जो मेनली हम यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे, और इसमें मेडिसिनल सब्सटेंस। अब देखो कुछ हमारे नॉर्मल सिरप भी आते हैं, कुछ हमारे मेडिकेटेड भी आते हैं, तो इनको हम क्या है नॉर्मल सिरप और नॉन मेडिकेटेड एंड मेडिकेटेड सिरप भी बोल देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा शुगर इस्तेमाल करते हैं वो हम 66.785 वॉल्यूम का शुगर इस्तेमाल करेंगे अपने इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी ये एग्जांपल देखा जाए, जैसे हमारे कोई भी कप सिरप आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है गिव इवैल्यूएशन ऑफ लिक्विड ओरल, यानी कि जो हमारे लिक्विड ओरल्स हैं इनको अगर इवैल्यूएट करना हो तो कैसे करेंगे, तो हम दो मेन टेस्ट देख सकते हैं, एक हमारा होता है पीएच मेजरमेंट, एक हमारा होता है माइक्रोवेव लिमिट टेस्ट। अब पीएच में क्या करता है कि यहाँ पे ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी हमारे जो लिक्विड ओरल है उनकी स्टेबिलिटी हमारी ठीक है, सॉल्युबिलिटी हमारी अच्छी है, और पैलेटेबिलिटी हमारी अच्छी है। अब जैसे यहाँ पे एंटीटसिव या एक्सपेक्टोरेट ड्रग है तो वो स्लाइटली एसिडिक होते हैं, ये हमारे मेजर करते हैं कैलिब्रेटेड पीएच मीटर के द्वारा। फिर हमारा आता है माइक्रोवेव लिमिट टेस्ट, इसमें क्या है कि हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा ड्रग वगैरह बना है वो हमारा फ्री है हर तरह के पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से, जैसे ई कोलाई हो गया, साल्मोनेला हो गया, या सुडोमोनास हो गए, इन सब के द्वारा ये हमारे फ्री है। तो यहाँ पे हम टोटल वायबल काउंट है उसको हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वो हमारा फार्माकोपिया लिमिट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन सस्पेंशन एंड इमल्सन। अब देखो इसके लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि एग्जाम में ऐसा हुआ है इस बार कि जैसे हमारा जो मेन टॉपिक है, टैबलेट है, ये सब छोड़ के हमारे जो लिक्विड ओरल्स है उनका सस्पेंशन के ऊपर भी क्वेश्चन लॉन्ग में दे दिया था। यानी कि मैं यही बोलना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल ही टोटली डिपेंड हो जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, ये हमारे अच्छे होते हैं और हर साल आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन कोई एक साल कोई एक ऐसा पेपर होगा जो आपको धोखा देगा, और उसमें हमारे छोड़ो किसी भी दुनिया के किसी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, वो बिल्कुल अलग ही तरीके से दे देंगे। जैसे मान लो सस्पेंशन इमल्सन हमारा इस पार्ट में कभी नहीं आता, तो उसको पूरा 10 या 15 मार्क्स में दे देंगे। हो सकता है यहाँ के अंदर की मान लो कोई हमारी पॉलीमराइजेशन है, इसको 10 मार्क्स में दे देंगे। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन होते हैं जो हमारे बदल के आ जाते हैं, तो इसलिए यही बोलूंगा तैयार रहा करो, और जो हमारे इंपॉर्टेंट उनको छोड़ो मत, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे आते ही हैं हमेशा। भाई धोखा तो एक आध बार होता है, लेकिन ये तो आपके हर बार एग्जाम में आते हैं, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो सस्पेंशन इमल्सन है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक आध बार ये भी आ जाता है, तो आप लोग नजर डाल लेना। तो ये हमारा एक बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है मेडिसिन का, यानी कि देखो सस्पेंशन में सिंपली क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा कोई भी सॉल्यूशन है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ड्रग के पार्टिकल को ऐड करेंगे। अब जो ड्रग है वो क्या होता है, इसमें डिजोल्व नहीं होता है, और जब डिजोल्व नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इसको सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड का मतलब क्या है कि अब ये हमारे ड्रग में हर तरफ ऐसे क्या है फैला रहेगा किसी मदद से, हमारे सस्पेंडिंग एजेंट की मदद से। और इसका फायदा क्या है कि जब भी आप यूज करोगे, आप इसको शेक वेल करोगे, ये हमारा सस्पेंशन पूरा मिक्स हो जाएगा, और उसके बाद आप इसको जो है डायरेक्टली पी सकते हो या ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या फायदा हुआ कि ड्रग आपका बेसिक अंदर मतलब सॉल्यूशन के अंदर आपका सॉल्वेंट है जो आपका लिक्विड है उसके अंदर डिजोल्व नहीं हो रहा, लेकिन आपका फैला रहता है। इससे क्या है कि आप जब इतना पाल लोगे तो आपके बॉडी में ड्रग अंदर जाता रहेगा। इस तरह हम सस्पेंशन का इस्तेमाल करते हैं। बाकी मेन ये दो टाइप का होता है हमारा, फ्लोकुलेटेड, डीफ्लोकुलेटेड। फ्लोकुलेटेड वो होते हैं जिनमें फ्लोकुल्स हमारे बनते हैं और उसके बाद वो दोबारा नीचे जल्दी बैठ जाते हैं, लेकिन उनको शेक करोगे दोबारा उड़ जाते हैं। और डीफ्लोकुलेटेड में क्या होता है कि ये बहुत ही हार्ड मास हमारा बन जाता है और उसका नीचे हार्ड केक बन जाता है, तो उसको दोबारा रीडिस्पर्स करना बहुत मुश्किल होता है और वो ज़्यादा अनस्टेबल माना जाता है। तो ये सारे फंडे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कभी लॉन्ग में आता है, आपने देखा होगा, आपका रिवीजन हो गया, आप करके आ सकते हो। तो सिंपल डिफाइन करेंगे, एक बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है जिसमें मेडिसिमेंट हमारा फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल होते हैं और वो सस्पेंड होंगे या डिस्पर्स होंगे। आप इनको सॉल्यूबल नहीं बोल सकते या डिजोल्व नहीं बोल सकते क्योंकि ये सिर्फ सस्पेंड और डिस्पर्स होते हैं और ये सस्पेंडिंग एजेंट की मदद से होते हैं। एग्जाम्पल कोई चॉक मिक्सचर हो गया या हमारे पैरासीटामोल के सस्पेंशन भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इमल्सन। अब इमल्सन भी हमारा कुछ उसी तरह का होता है, बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ये हमारा लिक्विड है तो इसके साथ हम यहाँ पे दूसरे लिक्विड को ऐड करते हैं। अब क्या होता है कि ये दोनों लिक्विड की आपस में नहीं बनती है, लेकिन फिर भी अगर हमें ड्रग चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे और वो इन दोनों को मिलाने में हेल्प करता है और इसीलिए इमल्सन हमारे काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब यहाँ डिफाइन किया जाता है तो इट इज अ बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म इन विच टू इमिसिबल लिक्विड, यानी कि दो ऐसे लिक्विड जिनकी आपस में नहीं बनती है उनको आपस में मिलाया जाता है और एक स्टेबल इमल्सन बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। आप लोग ये भी कर सकते हो कि इमल्सिफाइंग एजेंट या सस्पेंडिंग एजेंट का एग्जांपल याद कर सकते हो। चलो इसी बात पे कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई भी अगर आपको याद हो कि सस्पेंडिंग एजेंट का एग्जांपल बताओ एक और एक इमल्सिफाइंग एजेंट का एग्जांपल बताओ। अब इसका एग्जांपल हमारा होता है बेंजीन क्रीम। अब बेंजीन क्रीम हमारी ऑयल इन वाटर टाइप की होती है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि वाटर हमारा बेस होता है और ऑयल को हम ऊपर मिलाते हैं, इसीलिए इसका नाम हमारा बेंजीन क्रीम होता है। फिर हमारी एक कोल्ड क्रीम होती है और कोल्ड क्रीम हमारी यहाँ पे क्या होती है, वो हमारी वाटर इन ऑयल टाइप होती है, यानी कि जो कोल्ड क्रीम है वो हमारी वाटर इन ऑयल टाइप होती है
और जो वैनिसिंग क्रीम है हमारी ऑयल इन वाटर रैप होती है। नेक्स्ट हमारा 14 आता है टू पैकेजिंग कंसिडरेशन ऑफ लिक्विड ओरल, यानी कि अगर हमें लिक्विड ओरल को पैक करना है तो उसके लिए क्या हम कंसीडर करेंगे पैकेजिंग के लिए। तो इसके लिए आप सिंपल लिख सकते हो कि जो आपकी पैकेजिंग रहेगी लिक्विड ओरल्स की वो आपकी एयर टाइट रहेगी, लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर रहेंगे आपके, और जो चाइल्ड रेजिस्टेंस क्लोजर, यानी कि ऐसा नहीं बनाना है कि बच्चे उसको आसानी खोल सके, बच्चों के लिए वो क्लोज रहेगा। और आपको क्या करना है, एडिक्वेट हेड स्पेस टू अवॉइड स्पॉइलेज, आपको थोड़ा ऐसा भी करना है कि स्पॉइलेज वगैरह हमारा कुछ भी खराब ना हो, यानी कि जैसे मान लो ये आपका वो है ड्रग है, ये मतलब आपका ढक्कन है और ये आपका ड्रग है, तो आप केवल इतना भरोगे, ऊपर आपको जगह छोड़ देनी है जिससे हमारी कोई स्पॉइलेज वगैरह ना हो, थोड़ी बहुत जगह रहे। तो ये हमारे हो जाता है यहाँ पे यूनिट नंबर 2 के सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। हमने यहाँ पे टैबलेट भी कवर कर लिया, लिक्विड भी कर लिया और ये भी कर लिया, और इनकी लॉन्ग वीडियो जो आपको देखनी है वो केवल फार्मा ऐप के अंदर क्रैक कोर्स में जाकर चेक कर सकते हो। तो यही था हमारा यूनिट 1 और 2 के बारे में। अब चलिए हम जो अपने यूनिट 3 के बारे में बात करते हैं। अब हमारी 3rd यूनिट आती है जिसमें 2 मेनली चैप्टर आते हैं, पहला आता है कैप्सूल, दूसरा आता है पैलेट्स। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन बनता है डिफाइन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल देन मेंशन एनी 2 रॉ मटेरियल। अब देखो इसके थ्रू आप केवल अगर कैप्सूल के ऊपर क्वेश्चन आता है तब भी आप डिफाइन कर सकते हो कि कैप्सूल हमारा एक सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म होता है जो जेलेटिन से, मतलब उसका एक सेल बना होता है और उसके अंदर जो ड्रग है वो हमारा इनक्लोज होता है। यानी कि अगर आपको सिंपल लिखना हो तो लिख सकते हो कि कैप्सूल आर सॉलिड डोजेज फॉर्म व्हिच इनक्लोज ड्रग इनसाइड इट्स जेलेटिन सेल। ठीक है, सिंपल लिख सकते हो। बाकी अगर हार्ड के बारे में बात करें, दीज आर 2 पीस सॉलिड डोजेज फॉर्म, यानी कि ये हमारा 2 पीस का सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है जो जेलेटिन के द्वारा बना होता है। यानी कि इसमें एक बॉडी होती है, एक हमारी कैप होती है, और ये मेनली क्या होता है, मतलब डिजाइन किया जाता है कि इसके अंदर हमारे कोई भी ड्राई मटेरियल है वो यहाँ पे फिल किया जाता है, जैसे कोई पाउडर हो गया, ग्रेनुल्स हो गए, पैलेट्स हो गए या फिर स्मॉल टैबलेट हो गई। एग्जांपल जैसे हमारा एमोक्सिलिन का कैप्सूल आता है, यानी जब लॉन्ग आपको पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको एमोक्सिलिन वाला ही दिखाया था। तो जैसे मान लो ये हमारा कैप्सूल होता है, अब इसका ऊपर का ये पार्ट है, ये हमारी कैप होती है और नीचे वाली हमारी बॉडी होती है, और यहाँ पे इस तरह का आपको एक जॉइंट भी लॉक भी मिलता है जो इस तरह फंस जाता है, और जो कोई भी हमारा मेन ड्रग हो गया और बाकी के एक्सिपिएंट वगैरह हो गया, यानी कि कंप्लीट हमारा जो होता है वो यहाँ पे बॉडी के अंदर भर देते हैं, देन इस बॉडी को ऐसे कैप के साथ लॉक कर देते हैं और हमारा कैप्सूल बनके जो है तैयार हो जाता है। तो इस तरह हमारा कैप्सूल बनता है। अब कोई रॉ मटेरियल के बारे में बताएं तो मेन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारा होता है जेलेटिन, यानी कि जेलेटिन वो मेन कंपाउंड है जिनके द्वारा ये शेल हमारा बनता है और इस शेल के अंदर हमारा मेन ड्रग वगैरह बनता है। तो पहले हमारा मेन रॉ मटेरियल हमारा जेलेटिन हो गया, देन हमारा वाटर हो गया, देन कलरेंट वगैरह हो गया, यानी कि ये प्लास्टिसाइजर होता है जो इसकी हार्डनेस को, यानी कि कितना कड़क है कितना सॉफ्ट है इसको डिसाइड करेगा। प्लास्टिसाइजर जितना ज्यादा होता है वो उतना ही सॉफ्ट हो जाता है। और एब्जॉर्ब कलरेंट क्या होता है, इसको कलर देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि पीला बनाना है, लाल बनाना है, जो भी बनाना है हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी यही बोलूंगा कि कैप्सूल वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डिटेल में जाकर लॉन्ग वाली वीडियो जरूर देख लेना। तो अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज कैप्सूल साइज एंड गिव वन एग्जांपल। तो देखो यहाँ पे कैप्सूल जब भी कोई आता है ना, आप कैप्सूल को डिफाइन कर सकते हो। बाकी एक हमने शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, वहां पे ये बताया है कि अगर आपको कोई ऐसा 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है तो आपको अटेंड कैसे करना है। तो यहाँ पे हमारे इसका हम आंसर देखते हैं। कैप्सूल्स आर सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म इन विच अ ड्रग और मिक्सचर ऑफ ड्रग इज एनक्लोज्ड इनसाइड अ स्मॉल इजी टू स्वेल सेल। यानी कि सिंपल क्या है कि कैप्सूल हमारे सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म होते हैं, यानी कि इनको भी हम काउंट कर सकते हैं, यूनिट हो गए सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और इसमें इस तरह के हमारे सेल होते हैं, और इस सेल के अंदर हम क्या करते हैं अपना जो भी ड्रग पार्टिकल्स को इनक्लोज कर देते हैं, और वो हमारे छोटे होते हैं और उनको निगलना काफी आसान होता है। अब इनकी जो कैपेसिटी के बारे में बात करें तो यानी कि जो वॉल्यूम की कैपेसिटी है उनके बेस पे हम इनके साइज को डिसाइड कर सकते हैं। अब इनका जो साइज है वो हमारे 000 से लेके 5 तक जाता है। 000 हमारा सबसे लार्जेस्ट साइज होता है और 5 वाला हमारा स्मॉलेस्ट होता है। अब नॉर्मली जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे हम नॉर्मली 0 से लेके 5, यानी कि यही साइज हमारे बीच में इस्तेमाल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए मोर देन इनफ है, छोटे साइज होते हैं। अब जो लार्जेस्ट होते हैं वो काफी ज्यादा क्वांटिटी को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे जो हाई डोज वाले साइज हैं, जब हमारे 00 हो गया या 0 हो गए या हमारे 000 हो गए, ये हाई साइज वाले, तो इनमें आप लगभग देख रहे होगे 0.95 ml तक, फिर 0.6 ml तक होता है, फिर जो एक वाला उसमें लगभग 0.50 ml तक आ जाता है। तो जितना बड़ा नंबर उतना छोटा हमारा ड्रग आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल देखा जाए पैरासीटामोल 500 mg है, तो उसके लिए जो कैप्सूल साइज है वो हम 0 या 00 वाला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 500 mg भी एक हमारा बड़ा अमाउंट हो गया। वहीं कोई कैप्सूल मान लो जो हमारा नॉर्मल है, यानी कि 10 mg या 20 mg के बनाने हैं, उनके लिए हम यहाँ पे 4 या 5 नंबर का इस्तेमाल करेंगे। तो इस पर डिपेंड करता है कि ड्रग कितना आपको भरना है, उसी हिसाब से आपको ड्रग के कैप्सूल का साइज लेना होता है। नेक्स्ट हमारा आता है मेंशन एनी 2 डिफेक्ट ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। अब इसके अंदर भी हमारे डिफेक्ट आते हैं, तो हम यहाँ पे 2 सिंपल देख लेते हैं। पहला होता है क्रैक्स और स्प्लिट। इसमें क्या है कि मान लो ये हमारा कैप्सूल है, तो कहीं पे ये हमारा बना हुआ है, तो कहीं पे इस तरह का क्रैक्स वगैरह अगर आ जाता है तो स्मॉल क्रैक डेवलप ऑन द बॉडी और कैप व्हेन जेलेटिन बिकम टू ड्राई और ब्रिटल। अगर कभी जेलेटिन हमारा सूख जाता है, कुछ हो जाता है, तो इस तरह से हमारे आ जाता है। देन इम्प्रॉपर बॉडी कैप फिटिंग में क्या होता है कि जैसे मान लो ये हमारा कैप इतना तक आया, जो हमारा लॉक बना था प्रॉपर नहीं हो रहा है, और ये हमारी बॉडी बन गई, यानी कि इम्प्रॉपर फिटिंग हो रही है, तो वो हमारे इम्प्रॉपर कैप बॉडी फिट हो गया। और भी बहुत सारे हमारे डिफेक्ट है जो हमने वहां बात की है, यहाँ शॉर्ट में आप देख सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट आता है मेंशन एनी 2 कैप्सूल इवैल्यूएशन टेस्ट, यानी कि अगर कैप्सूल को आपको इवैल्यूएट करना है कौन कौन से टेस्ट आएंगे, तो यहाँ पे पहला आता है वेट वेरिएशन। इसमें क्या करते हैं कि मान लो ये हमारे कैप्सूल है, ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल है, तो इस तरह आप यहाँ पे लगभग 20 तक कैप्सूल ले लोगे। अब आपको कहना है हर एक कैप्सूल का आपको पार्ट निकालना है, देन खाली चेक करना है, फिर
निकालना है। उसके बाद आप ये देखोगे कि हर एक कैप्सूल के बीच में कितना फर्क है, कहीं ज़्यादा फर्क तो नहीं है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो टोटल वेट हमारा होता है किसी भी कैप्सूल का वो कितना है, वेरी तो नहीं करता है, तो वो हम यहाँ पे वेट वेरिएशन टेस्ट में करते हैं। इसी तरह से एक हमारा कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट भी आता है जो मैं आपको बता दूं। उसमें क्या करते हैं, जैसे कैप्सूल के अंदर जो हमने यहाँ पे फिल किया है वो हमारा टोटल मटेरियल होता है, यानी कि एपीआई भी एक्सीपिएंट भी है, लेकिन जो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी है उसमें ये चेक करता है कि हर एक जो हमारा कैप्सूल है उसके अंदर का जो ड्रग है उसके अंदर जो मेन एपीआई है उसका एक्चुअल अमाउंट कितना है। जैसे मान लो एपीआई हम बोल रहे हैं कि 100 mg है, तो हर एक के अंदर यानी कि इस वाले में भी 100 mg हो, इसमें भी 100 mg हो, इसमें भी 100 mg है, तो वो कितना प्रेजेंट होता है वो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी में चेक करते हैं। कई बार बच्चों को कंफ्यूज रहता है वेट वाला ही कंटेंट वाला, वो दोनों मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। नेक्स्ट आता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, बेसिकली हम ये चेक करते हैं जो मैंने आपको उस टाइम बताया था कि हमारी इस तरह की पूरी मतलब मशीन होती है डिसइंटीग्रेशन के लिए, नीचे हमारे सीप्स होते हैं, कैप्सूल हम यहाँ रख देंगे और ये चेक करते हैं कि कैप्सूल हम जब बॉडी के अंदर जाएगा तो कितनी जल्दी हमारा टूट जाएगा, और जितनी जल्दी टूटेगा उतनी जल्दी हमारे कैप्सूल के अंदर का जो कंटेंट है वो स्टमक में रिलीज होगा और उतनी जल्दी हमारा एब्जॉर्प्शन शुरू होगी। तो उसी को चेक करने के लिए हम यहाँ पे जो है डिसइंटीग्रेटिंग टेस्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। वो ये बताता है कि हमारा जो कैप्सूल है वो कितनी जल्दी हमारा टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इट चेक द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कैप्सूल सेल टू ब्रेक एंड रिलीज इट्स कंटेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, इंश्योरिंग प्रॉपर ब्रेकडाउन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन BAF एंड M पर G फैक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे जो BAF है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बेस एब्जॉर्प्शन फैक्टर, एब्जॉर्प्शन सॉरी। अब इसका मतलब एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लो जब भी हम कोई ड्रग वगैरह लेते हैं, मान लो ये ड्रग लेते हैं तो इसको बनाते हैं, जब हम मॉइस्चराइज करते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे लिक्विड का एडिशन करते हैं। तो जो हमारा बेस एब्जॉर्प्शन फैक्टर है इसमें क्या, जैसे हमें सॉफ्ट जेलेटिन बनाने हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम जो अपना पूरा का पूरा ड्रग तैयार करते हैं उसमें हम एक पूरा बेस लेते हैं और इस बेस के अंदर पे हम अपना ड्रग ऐड करेंगे, जिससे जो ड्रग है हमारा पूरा तैयार होता है मास, और इसके द्वारा हम उसमें फिल करेंगे। तो यहाँ पे ये देखना होता है कि जो हमारा 1 ग्राम ड्रग है, मान लो हमने 1 ग्राम ड्रग ले लिया, तो 1 ग्राम ड्रग में हमारा कितना पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा या लिक्विड डाला जाएगा कि जो वो ड्रग है ना तो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाए और ना बहुत ज्यादा गीला रहे, यानी कि एक नॉर्मल जितना हमको चाहिए उतना कंसिस्टेंसी बन जाए। जैसे नॉर्मल मान लो कभी सब्जी वगैरह हम बनाते हैं ना, तो उसमें एक फिक्स अमाउंट में हम यहाँ पे पानी डालते हैं कि भाई ना तो सब्जी हमारी बहुत ज्यादा पतली हो जाए और ना बहुत ज्यादा गाढ़ी हो जाए, तो वो कितना पानी हम डालते हैं एवरेज, उसी को हम यहाँ पे एक तरह से चेक कर रहे हैं। तो क्या बोल सकते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ लिक्विड बेस, यानी कि हम कितना लिक्विड बेस को इस्तेमाल कर रहे हैं रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म फिल मास, यानी कि जो हमको जितना मान लो ये सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है तो इसके अंदर जो मास फिल करना है उस मास को बनाने के लिए एग्जैक्टली मान लो 1 ग्राम ऑफ ड्रग के अंदर कितना हमको लिक्विड फिल करना होता है। और इस BAF को इसलिए निकालते हैं कि जब हम आगे जाके अपने सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल बनाएंगे तो उस टाइम हमको पता हो कि भाई इसका ये वैल्यू है, तो ऑटोमेटिक हम क्या करेंगे कि जो हम तैयार करते हैं अपना ये पूरा पूरा मास है उसमें उतना ही फिक्स अमाउंट हम क्या करेंगे अपने लिक्विड बेस को यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो इससे हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल अच्छे से बन जाता है। तो ये हमारा क्या होता है कि BF इज इक्वल टू वेट ऑफ बेस एब्जॉर्ब, यानी कि जो हमारा बेस है उसका एब्जॉर्ब, और वेट ऑफ ड्रग। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे हमको जो है BAF की वैल्यू यहाँ पता चल जाती है, जो आगे जाके हमारे ड्रग को बनाने में हेल्पफुल रहती है। अब यहाँ एक हमारा और आता है M पर G फैक्टर। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो हमारा टोटल मिक्सचर मतलब 1 ग्राम है, अब टोटल मिक्सचर एरिया में क्या होगा, हमारा API भी होगा और इधर हमारे एक्सीपिएंट भी होते हैं। ये कुछ ऐसे टर्म्स है जो आपके नॉर्मल सिलेबस से थोड़ा हटकर है, लेकिन भाई यकीन मानो कई बार ऐसे आ जाते हैं टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कि आप एग्जाम में लिख के आ जाओ। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल मान लो 1 ग्राम का मिक्सचर है, आपका API एक्सीपिएंट है, तो इसके अंदर में एग्जैक्टली आपका कितना mg ऑफ मतलब फॉर्मुलेशन में कितना mg आपका ड्रग होगा, यानी कि इट इंडिकेट द अमाउंट ऑफ फॉर्मुलेशन दैट कैन बी फिल्ड पर 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर, यानी कि 1 ग्राम के अंदर कितना आपका मतलब जो फॉर्मुलेशन है ड्रग है वो यहाँ पे ऐड हो रहा है, वो आपका यहाँ पे M पर G दिखाता है, यानी कि mg पर, ठीक है, पर ग्राम, ये आपका हो गया। देन यहाँ पे हम बात करते हैं 2 एडवांटेज ऑफ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, यानी कि हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के 2 फायदे क्या होते हैं। तो पहले हमें ये भी जानना है कि सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल हमारे यहाँ पे होता क्या है। तो अगर हम यहाँ बात करें सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के बारे में, तो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, यहाँ पे आप कैप्सूल भी लिख देना, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल आर 1 पीस, यानी कि सिंगल पीस के होते हैं, सील्ड कैप्सूल होते हैं जो अंदर से बंद होते हैं, आप इसको नॉर्मल ऐसे नहीं खोल सकते हो, मेड फ्रॉम सॉफ्ट इलास्टिक जेलेटिन, ये भी हमारा सॉफ्ट और इलास्टिक जेलेटिन से बना होता है, यानी कि इसमें प्लास्टिक साइड हम ज़्यादा यूज़ कर देते हैं, इससे इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। डिजाइन मेनली फॉर फिलिंग लिक्विड, यानी कि ये लिक्विड को फिल करने के लिए, ऑयल्स को फिल करने के लिए, और जो हमारे सेमी सॉलिड ड्रग फॉर्मुलेशन होते हैं इनको फिल करने के लिए बनाए जाते हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो मान लो इस तरह के ये पूरे के पूरे हमारे यहाँ पे होते हैं सिंगल, और यहाँ पे ऐसे जॉइंट होते हैं, लेकिन ये सील्ड होते हैं, यानी कि कंप्लीटली आपको सील्ड देखने को मिलेंगे, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं होता, और ये अंदर से पूरे पूरे हमारे फिल होते हैं। ठीक है, अब इसमें फिलिंग हमारे लिक्विड हो सकते हैं, ऑयल हो सकते हैं, या यहाँ पे सेमी सॉलिड हमारे फिल हो सकते हैं, और ये सिंगल होगा यानी कि सील्ड होता है पूरा का पूरा। एग्जाम्पल जैसे हमारे विटामिन ए के सॉफ्ट चलाते हैं। अब इनका फायदा क्या होता है, एडवांटेज जो हमने यहाँ बात करनी है, तो सूटेबल फॉर ऑयली एंड लो मेल्टिंग ड्रग के लिए हो गए, फिर प्रोवाइड करते हैं बेटर बायोलिटी ड्यू टू लिपिड सेमी सॉलिड फिलिंग है, यानी कि इसके अंदर ये भर सकते हैं, तो भाई इनकी बायोलिटी काफ़ी अच्छी होती है और इनको निगलना भी हमारा काफ़ी अच्छा होता है और देखने में ये काफ़ी सुंदर लगते हैं।
नेक्स्ट हमारा आता है राइट टू इवैल्यूएशन टेस्ट फॉर सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। अब देखो सॉफ्ट जेल वाले जो मतलब कैप्सूल है उनका भी इवैल्यूएशन टेस्ट सेम ही होता है, यानी कि इसमें भी डिसोल्यूशन जैसे सारा कुछ चेक करते हैं, लेकिन कुछ हमारे यूनिक होते हैं, उसको मैं यहाँ बता देता हूँ। पहला हमारा होता है लीकेज और सील इंटीग्रिटी टेस्ट। इसमें ये चेक करते हैं कि मान लो ये हमारा पूरा का पूरा सॉफ्ट जेलेटिन है, तो कहीं ये कहीं से कोई लीक वगैरह तो नहीं कर रहा है, यानी कि ये प्रॉपर सील है या नहीं है। और इसके लिए हम सिंपल क्या कर सकते हैं, एक मान लो हमने इस तरह का कंटेनर ले लिया और इसमें हमने डाई फिल कर दिया। अब क्या होगा, हम इसको यहाँ पे डिप करेंगे और डिप करेंगे, उसके बाद हम इसको बाहर निकालेंगे, तो अगर ये कहीं से सील होगा तो जो डाई होगा वो उसके अंदर घुस जाएगी, और अंदर घुस जाएगी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो हम यही चेक करते हैं कि कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है तो मान लेंगे कि ये हमारा सील है और लीकेज प्रूफ है, यानी कि लीक वगैरह नहीं हो रहा है। तो ये जो टेस्ट है ये चेक करता है कि जो हमारे सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है ये प्रॉपर्ली सील्ड हो रहे हैं और इसमें कोई लिक्विड की लीकेज तो नहीं है, यानी कि कैप्सूल से कुछ बाहर तो नहीं आ रहा है, इसको चेक करते हैं। बाकी एक ऐसे होता है, इसमें क्या करता है कि जो ड्रग है इसके अंदर कितना करेक्ट क्वांटिटी है, यानी कि जो हमारा कैप्सूल है इसके अंदर कितना ड्रग प्रेजेंट है उसको चेक करते हैं। देन जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है इसको ये चेक करने के लिए यूज करते हैं कि हमारे बॉडी में जब डाल रहे हैं, पेट में जा रहा है, तो कितने टाइम में ये अपना टूटेगा, और टूटेगा उतनी जल्दी ये ड्रग के अंदर का कंटेंट बाहर निकलेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है गिव टू स्टोरेज कंडीशन फॉर सॉफ्ट जेल, यानी कि 2 स्टोरेज कंडीशन बतानी है सॉफ्ट जेल कैप्सूल के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि इसको हम लो ह्यूमिडिटी में रखेंगे, यानी कि 20 से 30% में, क्योंकि ये हमारा मॉइस्चर से खराब हो सकता है। जो टेम्परेचर वो 25 डिग्री से कम रखेंगे, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे भी खराब हो सकता है। और इसको लाइट से हमें बचाना है, क्योंकि जेलेटिन ये थोड़ी सॉफ्ट है तो ये डिग्रेड जल्दी हो सकती है। और इनको जब पैक करते हैं तो एयर टाइट बोतल में करते हैं, जिससे जो मॉइस्चर वगैरह वो इसके अंदर ना आ पाए। 9th हमारा आता है डिफाइन पैलेट्स एंड राइट टू फॉर्मुलेशन रिक्वायरमेंट, यानी कि यहाँ पे हमको पैलेट्स के बारे में बताना है और कोई 2 फॉर्मुलेशन बतानी है। तो पैलेट्स हमारे स्मॉल फ्री फ्लोइंग स्पेरिकल सेमी सॉलिड यूनिट होते हैं, यानी कि इस तरह की आपको दिख रही होगी, इस तरह की हमारी ये पूरी यूनिट होती है। और इनके अंदर हमारा ड्रग प्रेजेंट होता है और एक्सीपेंट प्रेजेंट होता है। और इनका जो साइज है यूजुअली हमारे 0.5 से लेकर 1.5 mm का होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। अगर मैं आपको स्केल वगैरह से नॉर्मल दिखाऊं तो जैसे कोई भी हमारा जो स्केल है इसमें अगर mm वाला साइज देखोगे, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो ये हमारा mm होता है। यानी कि अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बनाऊँ तो देखो इतना इतना इतना, यानी कि इतने छोटे हमारे साइज के हो जाएंगे। और 1.5 mm तक अगर मैं दिखाऊं तो ये कितने बड़े तक हो सकते हैं, हमारे लगभग इतने बड़े तक हमारे हो सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे सिंपल क्या कहलाते हैं, पैलेट्स कहलाते हैं। एग्जांपल हमारा पेंटाप्रोजोल का एंट्रिक कोटेड पैलेट्स आते हैं, तो हमारे पैलेट्स हो गए। यानी कि पैलेट देखा जाए तो जैसे आपने जब टैबलेट वगैरह बना रहे थे या कैप्सूल वगैरह बना रहे थे, तो इस तरह के हमारे ग्रैनुल्स बन रहे थे। और ये ग्रैनुल्स को क्या कर रहे थे, बाद में हम कंप्रेस करके या तो टैबलेट बना रहे थे या कैप्सूल के अंदर डाल फिल कर दे रहे थे। तो यही एक तरह से क्या है कि इन्हीं को हम यहाँ पे पैलेट्स बोल देते हैं, जो हमारे ग्रैनुल्स एक तरह से होते हैं। अब इनके पास क्या होती है, गुड हार्डनेस होनी चाहिए और स्पेरिकल शेप होना चाहिए। ये हमारे यूनिफॉर्म साइज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हर एक हमारे यूनिफॉर्म साइज का होना चाहिए। और गुड फ्लो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि टैबलेट और कैप्सूल और टैबलेट फिलिंग के लिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इनको हम यहाँ पे फिलिंग भी कर देते हैं, तो वही फंडा हमारे यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पैलेट्स हो गए। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है पैलेट्स को एवेल्युएट करने के लिए या पैलेट्स को बनाने के लिए एक हमारी पूरी प्रोसेस होती है, पैलेटाइजेशन प्रोसेस। और उसमें 2 मेन फंडे आते हैं, पहला आता है एक्सट्रूशन, दूसरा आता है स्पेरोनाइजेशन। इसके बारे में बात करते हैं। एक्सट्रूशन में क्या होता है कि देखो जब पैलेट्स हम बनाते हैं तो पूरा का पूरा एक डंपिंग मास, यानी कि इस तरह का डंपिंग मास तैयार कर लेते हैं। यानी कि मान लो यहाँ पे हमने एपीआई मिक्स किया, यहाँ मिक्सचर जो हमारे एक्सिपेंट है मिक्स किए और बाइंडर वगैरह मिला के ऐसे गीला मास बन गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस तरह की एक पूरी हमारी प्लेट्स ही होते हैं जहाँ पे ऐसे ऐसे हमारे होते हैं, तो उससे हम यहाँ पे डंपिंग मास को पास करते हैं। जब पास करते हैं तो ऐसे लंबे लंबे हमारे जो है यहाँ पे, यानी कि गोलाई हमारी ठीक है, लेकिन ऐसे थोड़े लंबे लंबे हमारे पार्टिकल निकल आते हैं और इसी को हम यहाँ पे एक्सट्रूशन बोल देते हैं। यानी कि एक्सट्रूशन एक हमारा वेट मास होता है, उसको हम पास करा देते हैं एक्सट्रूड से। यहाँ पे ये फोर्स के द्वारा हमारा पास करते हैं, तो स्मॉल सिलेंड्रिकल होल्स जो हमारे होते हैं, थोड़े देखो यहाँ पे थोड़े लंबे होते हैं, यानी कि मान लो ये इस तरह के हमारे होल्स होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं। तो इस तरह से इन पे क्या होता है, पूरा बनता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग स्पैगेटी लाइक स्ट्रैंड्स बोलते हैं। जैसे हमारे डीएनए किसी की स्ट्रैंड आपने देखी होगी, तो इस तरह की स्ट्रैंड जैसे यहाँ पे निकल के आ जाती है। अब क्या करते हैं, इसको हम डालते हैं, यानी कि जो हमारे बेड एक्सट्रूडर है, यानी कि जो निकल के आए हैं, इनको थोड़ा थोड़ा तोड़ा जाता है। और तोड़ने के बाद ये हमारे इसमें बहुत तेज तेज घूमने लगते हैं, तो यहाँ पे ये ड्राई भी हो जाते हैं। और इसका फायदा क्या होगा, ड्राई होना हो, लेकिन ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इनमें कन्वर्ट हो जाते हैं और घूमते घूमते राउंड स्फेरिकल हमारे यहाँ पे जो है पैलेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारी होती है यहाँ पे पैलेटाइजेशन की प्रोसेस। अब लास्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, गिव 1 एवेल्यूएशन टेस्ट फॉर पैलेट, यानी कि पैलेट्स के लिए क्या एवेल्यूएशन टेस्ट रहेंगे। तो 2-3 टेस्ट है। पहला हम चेक करते हैं स्पेरिटी साइज। इसमें ये चेक करता है कि जो हमारी पैलेट्स है उनकी राउंडनेस हमारी कैसे आ रही है, अच्छी है या नहीं है, यानी कि जो वैल्यू है वो क्लोज टू 1 होनी चाहिए नॉर्मल हमारी। फिर हमारा आता है फ्राइबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या है कि जो पैलेट्स हैं, यानी कि हमने देखा था कि एक हमारी ऐसी फ्राइबिलिटी पूरी मशीन होती है, उसमें इस तरह से हमारे ये लगे होते हैं। फिर यहाँ पे हम टैबलेट रख देते हैं, फिर ये घूमेगा हमारा 1 मिनट में हमारा 20 मिनट से घूमेगा। उसके बाद देखते हैं कि चूरा तो नहीं है, टूटा तो नहीं है। वही हमारा फ्राइबिलिटी टेस्ट है जो हम यहाँ
पे इस्तेमाल करते हैं। देन हमारे यहाँ पे साइज डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेस्ट है, इसमें ये चेक करते हैं कि जो हमारा हर एक पैलेट बना है इसका साइज हमारा यूनिफॉर्म है या नहीं है। तो अगर देखा जाए तो हमने अपनी जो है यूनिट 3 के भी 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए हैं। कैप्सूल का हमने सब देख लिया, हार्ड देख लिया, सॉफ्ट देख लिया। और यहाँ पे एक चीज मैं और बताऊंगा, यानी कि जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल था इसकी हमारी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस होती है वो हमारी यहाँ पे मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ 2 मार्क्स में, वो हमारी होती है रोटरी डाई प्रोसेस। और ये एग्जाम में काफी बार आता है। अब ये हमारा एक लॉन्ग पार्ट है, इसीलिए 2 मार्क्स में मैंने यहाँ पे नहीं बताया है, लेकिन इसको करके रखना, अगर कभी आता है तो आप इसको कर सकते हो। और जो हमारा हार्ड जेलेटिन है इसमें देखो जेलेटिन फॉर्म करने के, यानी कि जो हमारा पूरा प्रोसेस है ऐसे मशीन से जाता है, ड्राइंग होती है, तो हमारे जो 6 से 7 स्टेप है हमारे पूरे शेल को बनाने के लिए वो अलग देख लेना। इसके अलावा यहाँ पे वेरियस फिलिंग प्रोसेस होती है। अब फिलिंग के लिए हमारा एक पूरा मैनुअल मेथड होता है जिसको हम हैंड फिलिंग मेथड बोल देते हैं, हाथों के द्वारा भरना होता है। फिर हमारा एक सेमी ऑटोमेटिक होता है जिसमें कुछ चीजें हम करते हैं, कुछ मशीन करती है। और थर्ड हमारा ऑटोमेटिक होता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आते हैं, इनको आप जरूर देख लेना। और ये भी कई बार 2 मार्क्स में आ जाते हैं। अब ये लॉन्ग के अकॉर्डिंग आते हैं, लॉन्ग में आप इसको अच्छे से करोगे, इसलिए मैंने 2 मार्क्स में इनको इंक्लूड यहाँ पे नहीं किया है। तो ये वाला पार्ट भी आप यहाँ पे देख लेना। अब हम बात करते हैं अपनी यूनिट 4 के बारे में। अब अगर अपनी यूनिट 4 के बारे में बात करें तो इसके अंदर हमारे 2 मेन चैप्टर आते हैं। पहला आता है पेरेंटल और दूसरा आता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। तो पहले हम जानते हैं कि ये पेरेंटल क्या होते हैं हमारे। तो अगर हम पेरेंटल प्रोडक्ट के बारे में बात करें, ये हमारे स्टेराइल प्रिपरेशन होते हैं जो डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, यानी कि इंजेक्शन की तरह इंजेक्ट किए जाते हैं। हमारी स्किन को पेनिट्रेट करते हुए या हमारी म्यूकस मैन को पेनिट्रेट करते हुए डायरेक्टली हमारी बॉडी के टिश्यू में या हमारे ब्लड वेसल में किए जाते हैं। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ। मान लो ये मेरा एक हाथ है और यहाँ पे क्या है, ये मेरी मसल्स हो गई, ठीक है। और यहाँ पे मेरा मान लो ये मेरी क्या होगी, ब्लड वेसल्स हो गई। तो अब 2 तरीके से इंजेक्शन दिए जाएंगे, और भी तरीके हैं, आगे बात करेंगे। या तो देखो मेरी मसल्स में छोड़ दिया जाएगा, तो मसल्स में जाने के बाद वो मेरा ब्लड में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। या कुछ ड्रग ऐसे हैं जो डायरेक्टली मेरे ब्लड वेसल्स में ही छोड़ दिए जाते हैं। इसका फायदा क्या होगा कि ड्रग मेरा डायरेक्टली ब्लड में चला जाएगा। तो जो हम पढ़ रहे थे फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म की, यहाँ पे क्या हो रहा था कि ड्रग हमारा पहले मतलब पेट में जाएगा, नॉर्मल जाएगा, माउथ से जाएगा, फिर हमारा यहाँ पे स्टमक में पहुंचेगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर एब्जॉर्ब होगा, फिर लीवर थोड़ा उसको काट पीट कर देगा, फिर हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचता है, वो सब हमारा बच जाता है। तो ड्रग की वेस्टेज भी नहीं होती। अच्छा, तो अगर हम इसके फायदे के बारे में बात करें तो इससे जो है रैपिड यानी कि थेरेपेटिक एक्शन हमें काफी जल्दी देखने को मिलता है, इमीडिएट इफेक्ट देखने को मिलता है। और ये हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब पेशेंट हमारा बेहोश है, अनकॉन्शियस है, तो भाई उसको हम दवाई टैबलेट तो खिला नहीं सकते हैं, या वो ओरली ड्रग नहीं ले सकता, तब हम इसको दे सकते हैं। और इसकी जो बायोबिलिटी है वो 100% है। बायोबिलिटी क्या होती है, यानी कि जो ड्रग है वो हमारा ब्लड के अंदर कितना पहुंचा। अब यहाँ तो डायरेक्टली हम ब्लड में लगा रहे हैं, तो ब्लड के अंदर तो 100% ड्रग पहुंच रहा है, तो वेस्टेज भी नहीं होती है और बायोबिलिटी हमारी 100% होती है। अब एग्जाम्पल हमारा IV रूट हो गया, IM रूट हो गया, यानी कि इंट्रावेनस डायरेक्टली ब्लड वेसल्स के अंदर, वेन्स के अंदर, और IM यानी कि मसल्स के अंदर लगा देते हैं। इसके अलावा हमारे सब क्यूटनेस आते हैं, जैसे इंसुलिन वगैरह दिए जाते हैं, तो वो हम अपनी स्किन की सब क्यूटनेस वाली लेयर में देते हैं। कुछ हमारे इंट्राडर्मल होते हैं, वो डर्मिस लेयर में दिया जाता है। इस तरह हम इनको और भी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये थे हमारे पेरेंटल के बारे में। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया पूरा लग गया होगा कि पेरेंटल क्या होते हैं। बाकी अब यहाँ पे मेन फंडा बात करो क्या होता है। अब जो पेरेंटल है वो डायरेक्टली हम ब्लड के अंदर दे रहे हैं, तो इसीलिए इनकी जो सेफ्टी है वो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, और इसलिए ये हमारे स्टेराइल होने चाहिए। स्टेराइल का मतलब क्या है, फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ माइक्रोब, यानी कि इसमें किसी भी तरह का कोई माइक्रोब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें किसी भी तरह का माइक्रोब रहा तो वो हमारे बॉडी में जाके हमको नुकसान कर सकता है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, स्टेराइल का मतलब फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ माइक्रोब, एनी टाइप ऑफ माइक्रोब, ये हमारा फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी बात हो गई। अब इसमें एक टाइप हमारे आते हैं कि डिफाइन करो LVP एंड SVP, यानी कि और वॉल्यूम रेंज के साथ में। तो LVP हमारे होते हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल। इसका मतलब क्या होता है कि जब ड्रग हमारे लार्ज क्वांटिटी में इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि एक तरह से मान लो कि ये हमारे स्टेराइल सॉल्यूशन है जिसमें 100 ml या उससे ज्यादा का जो हमारा ड्रग है वो इस्तेमाल किया जाता है। ड्रग बोल सकते हो या एक सैंपल यूज कर सकते हो। जैसे ये हमारी बोतल आती है, आपने कभी सुना होगा कि इस बंदे को क्या है, बोतल चढ़ी है, बोतल वगैरह। तो बोतल आपने देखा होगा नॉर्मली हमारी 100 ml की होती है, 200 की होती है, 500 ml की होती है, 250 की हो सकती है। तो ये जो बड़े साइज में हमारे ड्रग आते हैं उनको हम यहाँ पे लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल बोल देते हैं। और एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें कोई हमारा ड्रग वगैरह नहीं होता है, ना कोई ड्रग होता है, ना कोई एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव होते हैं। इनमें सिर्फ हमारा एक नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन होता है या डेक्स्ट्रो सॉल्यूशन होता है। और ये हम तब इस्तेमाल करते हैं हमारी बॉडी के अंदर मोस्टली फ्लूइड का लॉस हो जाता है, या हमारी बॉडी खाना पीना हम नहीं खा सकते, तभी हमारी बॉडी में जाके पूर्ति करती है। तो ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें डेक्स्ट्रोज 5% वाला एग्जाम्पल हो गया, नॉर्मल सैलाइन हो गया 0.9%, या हमारा रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन भी आता है। और ये मोस्टली जो मतलब डिहाइड्रेशन वगैरह होती है उन सब में इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरिया वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारे आते हैं स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल। अब इसमें हमारी स्टेराइल प्रिपरेशन होती है, लेकिन ये इंजेक्शन के लिए, इन्फ्यूजन के लिए, सबक्यूटेंस के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, IV रूट के लिए, IM रूट के लिए, यानी कि जो हमारे सब मेन रूट है उनके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें मेनली रेंज क्या होती है, वॉल्यूम रेंज जो हमारे यहाँ क्वेश्चन में दिया गया था, तो ये लगभग 100 ml या उससे कम होता है। अब जैसे मोस्टली हमारे 1 ml के ड्रग आएंगे, 2 ml के आएंगे, 5 ml के आएंगे, 10 ml के आएंगे, 30 ml के आएंगे, 50 ml के आएंगे। तो अलग अलग कैटेगरी में हमारे ड्रग ये आते
रहते हैं। अब एग्जाम्पल हमारा एट्रोपिन का इंजेक्शन हो गया या विटामिन B12 का इंजेक्शन हो गया, तो हमारे काफी कम क्वांटिटी में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है डिफाइन आइसोटोनिसिटी एंड इट्स फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस। अब मैंने जैसे बोला था कि आइसोटोनिसिटी, अब मैं आपको समझा देता हूँ, तो यहाँ मैं क्लियर आपको कर देता हूँ। तो इस फंडे को आप लोग पहले बेसिक से समझो। मान लो देखो ये हमारी बॉडी है और हम कोई भी ऐसे मतलब पेरेंटल बना रहे हैं, वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, यानी कि डायरेक्टली हमारे ब्लड में आ जाएंगे। और अगर ब्लड में आते हैं तो ब्लड भी एक तरह से हमारा सॉल्यूशन की तरह काम करता है। यानी कि देखो ब्लड में क्या है, एक प्लाज्मा होता है जो पूरा लिक्विड पार्ट हो गए, और बाकी हमारे सेल्स वगैरह होते हैं, जिसमें WBC RBC ये सब सेल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। और इसमें ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसकी एक टोन सेट होती है। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ऑस्मेटिक प्रेशर के बारे में आपने सुना होगा, उसमें क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास ये दो फेज है, एक हमारा A है एक B है, और इसमें क्या है कि ये जो सॉल्यूशन है ये हमारे कम है और बी में क्या है ये हमारे ज्यादा होते हैं। तो ऑस्मेटिक प्रेशर क्या कहता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो मेरा सॉल्वेंट है वो मेरा मूव करने लगेगा कम कंसंट्रेशन वाले एरिया से ज्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया में। तो इसी को मैनेज करने के लिए हमारे यहाँ पे एक टोन फिक्स होती है। मैं आपको बता देता हूँ। तो जो हमारा ब्लड होता है उसकी टोन क्या है एग्जैक्टली हम तो मतलब वैसे मेजर नहीं कर सकते, तो हमने इसको मेजर किया है 0.9% वेट बाई वॉल्यूम के NaCl के सॉल्यूशन के बराबर, यानी कि इसके इक्विवेलेंट हमारे ब्लड की जो टोन होती है वो इसके इक्विवेलेंट होती है। यानी कि अब अगर हमें कोई ड्रग वगैरह बनाना है तो हमें जो है इसके अकॉर्डिंग बनाना होता है, यानी कि 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl के बराबर बनाना होता है। अब समझो कि दिक्कत क्या होती है। अब मान लो कोई हमने जहाँ ड्रग बनाया तो वो ड्रग हमारा इससे मैच करना चाहिए। अगर वो इससे मैच नहीं करता तो एग्जांपल समझो, अगर मान लो वो हमारे 0.9% से कम है तो उसको हम यहाँ पे हाइपोटोनिक बोल देते हैं, यानी कि हाइपो मतलब कम है, और अगर वो हमारे 0.9 से ज्यादा है उसको हम हाइपरटोनिक बोल देते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला कि अगर यहाँ पे जो कंसंट्रेशन हमारी कम होती है उससे हमारे ज्यादा वाले एरिया में सॉल्वेंट मूव कर जाता है। अब मान लो यहाँ पे क्या है कि ये ड्रग मैंने दे दिया बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर जैसे ही हमारे यहाँ पे जाएगा तो जो RBC हमारे ब्लड के वो इसमें मिलेंगे जो हमारे ये सॉल्यूशन है। अब RBC क्या है, RBC का नेचर हमको पता है कि 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl के बराबर है। तो अगर RBC को ये हाइपोटोनिक मिलेगा तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि अब जो बाहर वाला है यहाँ पे मेरी कंसंट्रेशन कम है और RBC के अंदर मेरी कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा नहीं है, RBC में तो बढ़िया है 0.9% है, लेकिन बाहर मेरी कम हो गई है, यानी कि हाइपोटोनिक है। और बाहर कम हो गई तो हमने क्या देखा था कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो कम से ज्यादा वाले एरिया में मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मेरा सॉल्यूशन है मेरे RBC के अंदर घुसना शुरू कर देंगे और RBC मेरी स्वेल हो जाएगी, यानी कि फूलना शुरू कर देगी, और RBC मेरी बस्ट हो जाएगी, यानी कि फट जाएगी, और इससे मेरे यहाँ नुकसान होगा। सेकंड हम लेते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है कि मान लो जो बाहर हमने सॉल्यूशन लिया वो 0.9% है। अब 0.9 से ज्यादा है और RBC का 0.9 है तो इसका ज्यादा हो गया। तो अगर इसका ज्यादा हो गया तो हम क्या देखते हैं कि कम वाले एरिया से ज्यादा जाता है। तो अब हमारा कम RBC के अंदर है, तो RBC के अंदर का जो फ्लूइड है वो मेरा सब जो है बाहर सॉल्यूशन में जाना शुरू कर देगा। तो इससे मेरा जो RBC है वो इस तरह से श्रिंक हो जाएगा, और श्रिंक हो गया RBC मर जाएगा। तो दोनों ही केस में क्या है कि RBC मेरा डैमेज हो जाएगा और हमें क्या है बहुत ज्यादा इरिटेशन होगी, और भाई ये लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं ये हमारा टोनिक होना चाहिए हमारे इसके अकॉर्डिंग। और ये हमने कैसे जाना अपने ऑस्मेटिक प्रेशर के फंडे से, इसीलिए इस पूरे को ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइसोटोनिक हमारा क्या होता है, आइसोटोनिसिटी इंश्योर दैट द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ अ पेरेंटल प्रोडक्ट जो हम बनाएंगे वो हमारे बॉडी फ्लूइड्स के बराबर होना चाहिए। जैसे हमारे जो बॉडी फ्लूइड का होता है ये बराबर होता है, यानी कि इधर उधर कम नहीं होता है, इससे हमारा ये बैलेंस बना रहता है। वही बैलेंस हमारा होना चाहिए जो आइसोटोनिसिटी बनाते हैं उसके, यानी कि ये 0.9% NaCl के बराबर होता है, यानी कि जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब इंपॉर्टेंस क्या होता है कि अगर ये हमारा बराबर रहेगा तो इससे हीमोलिसिस नहीं होगी, यानी कि सेल हमारे वस्ट नहीं होंगे जो मैंने आपको पहले में बताया था, और क्रीनेशन नहीं होगी, यानी कि सेल हमारे श्रिंक नहीं होंगे। तो ये दोनों कंडीशन हमारी नहीं होगी। और इसेंशियल यानी कि ये हमारा आई ड्रॉप इंजेक्शन इन सब के लिए भी मतलब इसेंशियल होता है, जिससे हमको इरिटेशन ना कॉज हो और हमारा जो ड्रग है वो सेफ रहे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है नेम एनी टू एडिटिव यूज्ड इन इंजेक्शन। इंजेक्शन में इस्तेमाल होने वाले कोई एडिटिव्स के बारे में। तो हमारा मेन एंटीऑक्सीडेंट हो गया जो ऑक्सीडेशन से बचाता है, जैसे हमारा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड हो गया। फिर प्रिजर्वेटिव हो गया, इससे हमें डालते हैं तो हमारा बेंजाइल अल्कोहल हो गया। फिर हमारे कुछ बफर्स हो गए, इसमें सिट्रेट हो गया या फॉस्फेट बफर हो गया। फिर हमारी टोनिसिटी एडजस्टर, यानी कि जो टोनिसिटी को एडजस्ट करेंगे तो इसमें हमारे NaCl या डेक्सट्रोज का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मेंशन एनी टू व्हीकल्स यूज फॉर इंजेक्शन, यानी कि जब हम इंजेक्शन बनाएंगे तो कौन कौन से व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे। पहला हमारा होता है वाटरफॉल इंजेक्शन, यानी कि WFI। अब ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये पायरोनस फ्री वाटर होता है जो इंजेक्शन को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्वस बफर। अब इसमें जो pH एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देन हमारा आता है नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जैसे हमारा प्रोपाइलिन ग्लाइकोल हो गया, सीसम ऑयल हो गया, जो नॉन एक्वस वाले ड्रग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है राइट टू की स्टेप फॉर असेप्टिंग प्रोसेसिंग। अब देखो असेप्टिंग प्रोसेसिंग एक्चुअल में क्या होता है, जैसे असेप्टिक एरिया एक हमारा हाईली क्लीन जोन होता है, जिसके अंदर क्या हम कहते हैं क्रिटिकल ऑपरेशन, जैसे मान लो फिलिंग करनी है, सीलिंग करनी है, इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारी वाइल हो गई या इनकी, जैसे मान लो ये हमारा कोई भी वाइल है और इसके अंदर हमें ड्रग को फिल करना है, तो अगर हम ड्रग फिल करेंगे तो
हमें ये इंश्योर करना है कि इस टाइम पे कोई भी माइक्रोब वगैरह हमारा एंट्री ना कर जाए, और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं असेप्टिक एरिया का। अब असेप्टिक एरिया में क्या होता है कि हमारा जो ड्रग है वो हर तरह, यानी कि पूरा कमरा ही हमारा फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, किसी भी तरह कोई माइक्रोब्स आया हमारा पैथोजन यहाँ प्रेजेंट नहीं होता है। और इसका फायदा यह है कि जब हम फिलिंग करेंगे तो हमारी अच्छे से जो है फिलिंग हो जाएगी। तो ये जो हमारी असेप्टिक प्रोसेसिंग वाली प्रोसेस है, ये वही हमारी है कि यहाँ पे क्या करें कि जो हमें फिलिंग करनी है या सीलिंग करनी है, इनमें हाई चांस होते हैं कि हमारी माइक्रोब्स एंट्री कर सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। तो उनके लिए हम यहाँ पे जो हाईली क्लीन जॉल एरिया के अंदर करते हैं, वही हमारा पूरा फंडा असेप्टिक प्रोसेसिंग कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट हो गया, कंटेनर हो गया, क्लोजर्स हो गया, देन स्टेराइल फिल्ट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम फिल्टर आउट भी कर सकते हैं। जैसे हमारे 0.22 माइक्रोमीटर फिल्टर हम इस्तेमाल करते हैं। देन हमारे यहाँ पे फिलिंग अंडर लेमिनार एयर फ्लो, हम यहाँ पे लेमिनार एयर फ्लो जो हमारे आते हैं उनके अंदर हम यहाँ पे बैठ के सारा काम कर सकते हैं लेमिनार एयर फ्लो, जिससे हमें एकदम मतलब इंश्योर होता है कि किसी तरह का माइक्रो हमारे यहाँ पे नहीं है। तो ये हमारे कुछ की स्टेप है जो हम असेप्टिक प्रोसेसिंग में इस्तेमाल करते हैं। देन हमारे नेक्स्ट आता है डिफाइन लायोफिलाइजेशन एंड गिव वन एडवांटेज। अब लायोफिलाइजेशन क्या होता है कि मान लो किसी तरह का हमारा कोई पाउडर है और ये हमारा मॉइस्चर से खराब हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में हम इसको रख नहीं सकते, स्टोर नहीं कर सकते, तब हम इसको तैयार करते हैं लायोफिलाइज प्रोडक्ट में। ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग में भी काफी बार आता है। अब इसको हम फ्री ड्राइंग नाम से भी जानते हैं, क्यों मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे अपने वाइल्स के अंदर में, और ये सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको अपने फ्रीजर में डाल देंगे और इसको डाउन यानी कि माइनस टेम्परेचर लेके जाएंगे, तो ये पूरा पूरा हमारा जम जाता है। और जमने के बाद हम वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करेंगे, यानी कि हल्का सा प्रेशर कम करेंगे, इससे इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा कम में ही ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हल्का सा इधर टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो सारा का सारा हमारा उड़ जाता है। और ऐसे मान लो कि हमारा पाउडर जो है इस तरह पोरस फॉर्म में पूरे बन के तैयार हो जाता है। और बाद में इस पाउडर को हम बाहर निकाल लेंगे, यानी कि सील पैक कर देंगे, और ये हमारा पाउडर बनके तैयार हो जाता है। तो इस तरह हमारा चलता है, यानी कि पहले हमारी सिंपल क्या होती है, सॉल्यूशन तैयार करेंगे, देन इसको लायोफिलाइजर में हम रखेंगे, जो हमारा डिवाइस है उसके अंदर हम इसको पूरा रिमूव कर देंगे, जो मॉइस्चर वगैरह है, यानी कि सब्लिमेशन कर देंगे। जो लिक्विड है हमारा वो बिना मतलब जो हमारे यहाँ पे लिक्विड पहले था वो फ्रीज हो चुका है, यानी कि बर्फ एक जम चुका है, तो वो बिना लिक्विड में जाए डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में जाके उड़ जाता है, वो हमारा कहलाता है सब्लिमेशन। उसके बाद जो पोरस पाउडर है वो हमारे यहाँ बच जाता है, और उस पाउडर को हम पैक करके जो आगे भेज देते हैं। बाद में हम अपने WFI का इस्तेमाल करके उसको दोबारा मतलब यहाँ वो करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे और किसी को भी इंजेक्ट कर देते हैं। इस तरह ये पूरा फंडा काम करता है। तो जो लायोफिलाइजेशन है इसको हम यहाँ पे फ्री ड्राइंग नाम से भी जानते हैं। एक प्रोसेस होती है जिसमें हम वाटर को रिमूव कर देते हैं बाई फ्रीजिंग द प्रोडक्ट एंड देन रिमूविंग आइस बाई सब्लिमेशन अंडर वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर सब्लिमेट करके उसको रिमूव कर देते हैं। हमारे कुछ वैक्सीन हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गई या पेनिसिलिन चाहिए, उनको हम इस तरह से स्टोर करते हैं जिससे हमारी ये मतलब डिग्रेड ना हो। एडवांटेज क्या है, हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है हीट सेंसिटिव ड्रग की, और इनका ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज हमारा काफी आसान हो जाता है, यानी कि भाई इजी तरीके से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में आ गया और स्टोरेज पे खराब भी नहीं होगा। नेक्स्ट आता है मेंशन एनी टू कंटेनर फॉर इंजेक्शन। अब इंजेक्शन को कंटेन करने के लिए हमारे दो मेन ये हमारे एम्पूल्स होते हैं, जिनकी इस तरह की नेक आपको दिख रही होगी, और यहाँ पे हीट के द्वारा इस तरह से पूरे सील कर दिए जाते हैं। ये हमारे वाइल्स होते हैं, इनमें रबड़ क्लोजर होता है, ऊपर से हमारा एल्यूमिनियम की फॉइल लगा देते हैं एकदम क्लोज करने के लिए, और यहाँ पे हमारा ड्रग इस तरह भरा होता है और यहाँ पे ड्रग इस तरह भरा होता है। दोनों के अपने फायदे नुकसान होते हैं, ये आप यहाँ देख सकते हो। देन एक हमें टर्म और बताना है, सीलिंग पॉइंट क्या होता है। तो सीलिंग पॉइंट क्या होता है कि एम्पूल्स हमारे सील किए जाते हैं बाई मेल्टिंग द ग्लास नेक, यानी कि ये जो नेक है इसको हम मेल्ट कर देते हैं, जिससे जो वाइल्स है हमारे सील वाइल्स आर सील्ड विद रबर क्लोजर, यानी कि एम्पूल्स हमारे ऐसे हीट के द्वारा पूरा इस तरह सील कर दिए जाते हैं, और वाइल्स हमारे रबर क्लोजर के द्वारा सील कर दिए जाते हैं, और ऊपर से हम एल्यूमिनियम की क्रिम्प लगा देते हैं हल्के से, जिससे एकदम सील हो जाते हैं। अब इसमें एग्जांपल जैसे डेक्सट्रोज 5% है, वो हमारा ग्लास बोटल्स एंड वाइल्स दोनों में हमारा इस तरह से पैक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मेंशन 2 क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर पेरेंटल, या स्टेरिलिटी या क्लैरिटी, ये दो टेस्ट हम कर सकते हैं। तो स्टेरिलिटी टेस्ट में हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कोई भी हमारा ड्रग वगैरह है, मान लो हमने तैयार कर लिया है, उसको हम ये चेक करते हैं कि वो हर तरह के हमारे माइक्रोब से फ्री है कि नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बॉडी में अगर माइक्रोब चले गए तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। आपने देखा था ना वायरस वगैरह जा रहा था कोरोना के टाइम पे, कितना लार्ज नुकसान हो जाता है, उसको चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब द टेस्ट इज परफॉर्म बाई इंक्यूबेटिंग द प्रोडक्ट इन स्टेराइल कल्चर मीडिया फॉर 14 डेज। अब चेक कैसे कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ कल्चर मीडिया होगा, हमने जो भी प्रोडक्ट हमने लिया उसको यहाँ पे 14 दिन के लिए हम रख देंगे, और उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि अगर इसके अंदर भाई माइक्रोब अगर प्रेजेंट होगा तो भाई यहाँ पे ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि कल्चर मीडिया तो उनके लिए फेवरेट खाना है। तो अगर ग्रोथ हो जाएगी तो यहाँ पे माइक्रोब हमें या तो धुंधले दिखेंगे या पैटी प्लेट्स के अंदर हमें कॉलोनी दिखना शुरू हो जाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ दिखता है मतलब माइक्रोब प्रेजेंट है, अगर नहीं दिखता तो भाई ये फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स हो गया। सेकंड हमारा आता है यहाँ पे क्लैरिटी टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, जैसे हमें सिंपल ऊपर से यानी कि विजुलाइज करके देख करते हैं कि हमारा सब ठीक है या नहीं है। तो मान लो ये हमारी वाइल्स वगैरह है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लैक या व्हाइट बैकग्राउंड लेंगे, इसको ऐसे रखेंगे लाइट मार के, और यहाँ पे ब्लैक व्हाइट बैकग्राउंड के आगे चेक करते हैं कि इसमें किसी तरह का कोई हमें बबल्स या कुछ और चीज ऐसी दिख तो नहीं रही है, कोई प्रोडक्ट तो नहीं दिख रहा। तो बस सिंपल क्या है कि इट इंश्योर दैट इंजेक्शन इज क्लियर, कलरलेस
स्मूथनेस एंड फ्री फ्रॉम विजिबल पैटर्न, सभी से हमारा फ्री है। नेक्स्ट हमारा आता है लीक टेस्ट। इसमें ये चेक करते हैं कि जो कंटेनर है वो हमारा प्रॉपर सील है या नहीं है, कोई कंटामिनेशन तो नहीं है। और इसके लिए बस हम यहाँ कंटेनर लेंगे डाई वाला भरा हुआ, उसके अंदर हम अपने एम्पल्स वगैरह को फिल कर देंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे लीकेज होगी तो एम्पल्स के अंदर हमारा कलर चला जाएगा और हमको दिख जाएगा, अगर नहीं होगी तो कुछ भी ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा आता है वाटर पायरोजन, देन मेंशन वन मेथड फॉर पायरोजन टेस्टिंग। अब पायरोजन हमारा क्या होता है, कई बार ये होता है कि जैसे फीवर कॉजिंग कुछ सब्सटेंस हमारे पायरोजन होते हैं जो मेनली मतलब जैसे हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वगैरह हो गए, ये एंडोटॉक्सिन्स होते हैं मेनली, जो हमको बुखार वगैरह ला सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। तो अगर प्रोडक्ट हमारा स्टेराइल है तब भी हमारे पायरोजन है वो हो सकता है कि हमारे कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हो, तो इसलिए हमें पायरोजन टेस्ट भी करना होता है। और पायरोजन टेस्ट को करने के लिए सिंपल हमारा मेथड होता है लाल टेस्ट। अब लाल टेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारा लिमलस एमोबाइसेट लाइसेट यूज किया जाता है, और इसको बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट भी बोलते हैं, यानी कि बीईटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो एंडोटॉक्सिन वाले बैक्टीरिया हैं इनको हम यहाँ पे चेक करते हैं। अब करना कैसे होता है, तो हमें यहाँ पे होल का क्रैब लेना होता है, एक हमारा पूरा एक्सट्रैक्ट होता है वो हम यहाँ निकाल लेंगे, देन उसमें हमारे जो सॉल्यूशन है उसको डाल देंगे। अब उसके बाद क्या होगा, अगर एंडोटॉक्सिन हमारा प्रेजेंट होगा तो ये सॉल्यूशन हमारा गाढ़ा यानी कि जेल और टर्बिड हो जाएगा, और नहीं प्रेजेंट होगा तो ये हमें नॉर्मल दिखाई देगा। इस तरह हम चेक करते हैं, तो ये काफी मतलब सेंसिटिव और फास्ट हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑप्थेल्मिक वाला, यानी कि ये हमारे यूनिट 4 का पार्ट 2 ऑप्थेल्मिक वाला पार्ट है। अब ऑप्थेल्मिक क्या होता है, तो सेम यानी कि जैसे पेरेंटल थे वैसे ही होते हैं, बस इनको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी आंखों के लिए। यानी कि ऑप्थेल्मिक जो पार्ट है मेनली हमारा आंखों के लिए बना हुआ है। तो दीज आर स्टेराइल मेडिसिन यूज्ड इन आई, दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम पार्टिकल, ये पार्टिकल से फ्री होने चाहिए, किसी भी तरह के नॉन इरिटेटिंग होने चाहिए, एंड हमारे सेंसिटिव टिश्यू जो आंख होता है ना उसके लिए सेफ होना चाहिए। एग्जांपल हमारे आई ड्रॉप्स हो गए या आई ऑइंटमेंट हो गए, ये भी हमने अच्छे से कराया हुआ है ऑप्थेल्मिक वाला, यानी कि यूनिट 4th 5th आपको सिर्फ और सिर्फ केबल फार्मा ऐप के अंदर ही देखने को मिलेगी, चेकआउट कर सकते हो। तो हमने सारा कराया हुआ है और उसमें अच्छे से आपको ये सब बताया हुआ है। तो इसके एडवांटेज अगर देखा जाए तो ये क्विक रिलीफ, यानी कि हमको आई प्रॉब्लम से क्विक रिलीफ प्रोवाइड करे, देन ये मिनिमल सिस्टमिक साइड इफेक्ट, यानी कि आपको साइड इफेक्ट बहुत कम करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं कि डिफाइन आई ड्रॉप को डिफाइन करो, और 2 फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन भी हम बता देंगे। तो जो आई ड्रॉप है वो हमारा क्लियर स्टेराइल लिक्विड प्रिपरेशन होता है, जो हमारे आंख के अंदर इंस्टिलेशन का मतलब होता है, ऐसे ड्रॉप करके डालने के लिए बना होता है। एग्जाम्पल जैसे हमारा सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप होता है, तो एक एंटीबायोटिक हो गया, और जो इन्फेक्शन वगैरह होता है उससे बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देन यहाँ फॉर्मुलेशन कंसिडर देखा जाए तो ये हमारा आइसोटोनिक होना चाहिए, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। फिर हमारा स्टेराइल होना चाहिए, पायरोजन फ्री होना चाहिए, और एप्रोप्रिएट बफर भी इसमें इस्तेमाल हो, जिससे इसकी पीएच हमारी मेंटेन रहे, जैसे आई के अंदर जाके हमको इरिटेशन कॉज ना करे। नेक्स्ट आता है मेंशन एनी 2 इवैल्यूएशन टेस्ट फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। अब देखो जो टेस्ट हमने यहाँ पे पेरेंटल के लिए देखे थे सेम हम यहाँ देखेंगे। पहला हमारा स्टेरिलिटी टेस्ट है, इसमें क्या करना है, हमने यहाँ पे ले लिया, अपने कल्चर मीडिया में रख दिया। अब अगर यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो हमको टर्बिड दिखाई देगा, नहीं करेंगे तो क्लियर दिखाई देगा। सेकंड हमारा क्लैरिटी है, तो हम यहाँ ब्लैक व्हाइट बैकग्राउंड ले लेंगे। मान लो ये हमने यहाँ पे अपना ड्रॉपर यानी कि सिरप ले लिया, बच्चों को ऐसे पिलाने के लिए टिप टिप करते हैं, और हम यहाँ पे चेक करेंगे कि भाई सब ठीक है या नहीं है, तो इस तरह हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पे पूरा मतलब चेक करते हैं। तो आई होप अब आपको जो है यूनिट 4th के भी 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब अगर देखा जाए हमने पेरेंटल ऑप्थेल्मिक सारा फंडा देख लिया, और इसके लिए मैं वही बोलूंगा कि इसके अंदर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। जैसे पेरेंटल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेनली आपका आ जाता है कि भाई प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर हमारे क्या होते हैं, या आपका लायोफिलाइज वाला काफी बार आ जाता है, फॉर्मुलेशन आपका फंडा हो गया, और ऑप्थेल्मिक के अंदर यानी कि हमने सारा कुछ ही आपको करा रखा है, आपको एक मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट यूनिट 5th के बारे में, और इसके भी आपको तीनों यानी कि कॉस्मेटिक, एरोसल और ये तीनों आपको मिल जाएंगे। अब मैं अगर क्लियर करूँ तो जो एरोसल वाला पार्ट है ये मैंने आपको यूट्यूब पर भी डाल दिया कि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि ऐप के अंदर हम कैसा पढ़ाते हैं। बाकी ये तीनों के तीनों फंडे हम यहाँ 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग देख लेंगे। और लॉन्ग में देखा जाए तो एरोसोल वाला काफी बार आता है, और पैकेजिंग के अंदर जो ग्लास वाला पार्ट है वो हमारा डिटेल्स में काफी बार आता है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अब अगर देखा जाए तो हम बात करते हैं अपनी आखिरी यूनिट 5th के बारे में, जिसमें 3 हमारे चैप्टर आते हैं। पहला आता है कॉस्मेटिक, दूसरा आता है पैकेजिंग, तीसरा आता है एरोसोल। इन तीनों के बारे में यहाँ बात करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन बनता है डिफाइन लिपस्टिक, देन मेंशन 1 की इंग्रेडिएंट। तो देखो लिपस्टिक हमारे सॉलिड स्टिक होते हैं, यानी कि इस तरह की आपको दिख जाती होगी, ये हमारी सॉलिड स्टिक होती है, जिसको ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे बाहर पूरा निकलता है। और ये हमारे बेसिकली क्या है, ये कलर प्रोवाइड करने के लिए, साइन प्रोवाइड करने के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं लिप्स के ऊपर में। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इनमें कुछ हार्मफुल या केमिकल प्रोवाइड कर देते हैं जो इवन नुकसान और पहुंचा देते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेकअप प्रोडक्ट होता है, जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब की इंग्रेडिएंट देखा जाए तो यहाँ पे 2 हमारे मेन की इंग्रेडिएंट होते हैं। पहला हमारा होता है बैक्सेस, दूसरा हमारा होता है ऑयल। यानी कि बैक्सेस में हम इस्तेमाल करते हैं बीस बैक्स हो गया, कैनुबा बैक्स हो गया, ये शेप एंड हार्डनेस प्रोवाइड करेगा। और जो ऑयल होता है इसमें कैस्टर ऑयल हो गया, लिनोनिल हो गया, ये स्मूथनेस एंड साइन प्रोवाइड करेगा। और इन दोनों को मिक्स करके बनाते हैं। बाकी जो भी इनकी फॉर्मुलेशन वगैरह है वो आपको लॉन्ग वीडियो के अंदर देखने को मिलता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज वेनिसिंग क्रीम। देखो वेनिसिंग क्रीम
नाम से क्या समझ आया, बेनिश मतलब गायब हो जाना। तो ये हमारे एक ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन होता है, जैसे ही हम बॉडी पे रब वगैरह करते हैं ये क्विकली हमारा डिसअपीयर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये ऑयल इन वाटर टाइप है। इसका मतलब क्या होता है कि पानी हमारे इसमें ज्यादा प्रेजेंट है और ऑयल हम कम इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये इमल्सन है, इमल्सन हम जानते हैं क्या होता है, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल टाइप का होता है, यानी कि दो इमिसिबल लिक्विड को आपस में मिक्स करते हैं तब जाके हमारा इमल्सन बनता है। तो ये हमारा ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन होता है। और देखा जाए ये हमारा नॉन ग्रीसी होता है, यानी कि कोई ग्रीसी, क्योंकि ये पानी नेचर का है, लाइट होता है, हल्का होता है और मेनली जो फाउंडेशन बेस वगैरह बनते हैं ऑयल के लिए होता है। और ये हमारा ऑयली स्किन के लिए इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे हमारा स्ट्रिक एसिड हो गया, ये बेस्ड होता है हमारा बेनिशिंग क्रीम पे। अब ये हमारा इस्तेमाल होता है वेस्ट फॉर फेयरनेस या स्किन क्रीम जो हमारी बनते हैं उनके लिए और स्किन स्मूथनिंग के लिए। यानी कि जैसे नॉर्मल आप देखते होगे कोई क्रीम वगैरह हमारी बन रही है किसी को, मतलब फेयरनेस के लिए स्किन क्रीम या उनके लिए बनती है, तो उसमें एक बेस की तरह हमारी बेनिशिंग क्रीम काम करेगी और इसके अंदर हम मेन ड्रग वगैरह मिला देंगे तो हमारी जो ड्रग के लिए हम बना रहे हैं वो हमारी बनकर तैयार हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा एसपीएफ एंड इट्स इंपॉर्टेंट बताओ। तो एसपीएफ आपको बताया कि सनस्क्रीन, मतलब नॉर्मल क्या है कि जैसे सनस्क्रीन आर टॉपिकली प्रिपरेशन दैट प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम हार्मलेस यूवी रेज। यानी कि आपको बताया कि नॉर्मली जो हमारी सनस्क्रीन बनती है वो क्या करती है, हमारी टॉपिकल यानी कि हमारे हाथ वगैरह इसके ऊपर या मुंह वगैरह पर लगा देते हैं और जो हमारे सूरज के द्वारा यूवी रेज आते हैं उससे हमारी बॉडी को प्रिवेंट करती है। जो टैनिंग हमारी होती है, यानी कि जैसे धूप वगैरह में काले हो जाते हैं उसको बचा के रखती है। सनबर्न को प्रिवेंट करेगी, यहाँ पे टैनिंग को बचाएगी और जो प्री मैच्योर एजिंग होती है उसको मतलब राती है, यानी कि क्या है कि एज पहले से ही बूढ़े दिखने लगते हैं उसको ये बचाने का काम करती है। तो इन सबसे ये बचाएगी। देन ये इसको हम जो है एसपीएफ यानी कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर के नाम पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। और मेन जो हमारा रहता है वो एसपीएफ 50++ आ गया है, उस बेस पे हमारा ये चलता रहता है। यानी कि जितना हाइयर हमारा एसपीएफ होगा उतनी अच्छी हमको जो है सन से प्रोटेक्शन मिलेगी। और ये नॉन कॉमेडोजेनिक एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि ये कैंसर वगैरह कुछ कॉज करे और हमारा जो मतलब स्किन वगैरह पे उस पर टेस्टेड होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेम एनी 2 टाइप ऑफ हेयर डाइज के बारे में। तो हेयर डाइज हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, हमारे बालों को कलर करते हैं, या वो टेम्परेरी करेंगे या परमानेंट करेंगे। और ये क्या करते हैं केमिकली, यानी कि नॉर्मली 2 तरीके से काम करेंगे। एक होता है केमिकली, यानी कि जो परमानेंट वाले होते हैं ये हमारे हेयर को परमानेंट करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के द्वारा। जो हमारा मेलानिन होता है यानी कि जो कलर पिगमेंट होता है उसके साथ ये रिएक्ट करके परमानेंटली उसको ब्लैक कर देंगे, यानी कि जो कलर हम डालेंगे। और जो हर्बल है हेना वगैरह ये ऊपर से केवल पकड़ते हैं, तो जब तक वो धुलता रहेगा तब तक वो दिखेगा, बाद में वो गायब हो जाता है। तो इस तरह हमारी 2 टाइप की डाई हो गई। एग्जाम्पल लिख सकते हो, नेचुरल डाई में हेना हो गया और परमानेंट डाई में आप अमोनिया बेस का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है डिफाइन एरोसोल एंड एडवांटेज। तो एरोसोल हमारा एक प्रेशराइज फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म होता है जिसके अंदर जो ड्रग है वो हमारा डिस्पेंस किया जाता है एज अ फाइन स्प्रे और मिस्ट यूजिंग अ प्रेशराइज कंटेनर। एक हमारा प्रेशराइज कंटेनर वॉल्व सिस्टम होता है उसके द्वारा। अब जैसे मान लो ये हमारा कंटेनर है, ये आपको दिख रहा होगा और इसके अंदर क्या होता है कि इस तरह की हमारी ये पूरी पाइप होती है जो नीचे तक हमारी जाती है, ठीक है। अब क्या होता है जैसे हम इसको प्रेस करते हैं हमारे एरोसोल इस तरह से निकलना शुरू हो जाता है। अब इसका मेन फंडा क्या होता है, अगर मैं यही दिखा दूं तो जैसे मान लो ये हमारा ड्रग है जो यहाँ पे पूरा पूरा भरा होता है और इधर से हमारे यहाँ पे प्रोपेलेंट भरा होता है। अब प्रोपेलेंट एक लिक्विड या फिर हमारा गैस फॉर्म में हो सकता है, ये एक तरह से प्रेशर यानी कि जान बोल सकते हैं, इसकी जान होती है। और बॉल्व सिस्टम इसका हर्ट बोल देते हैं क्योंकि ये क्या करता है इसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो अब क्या होता है ये प्रेशर यहाँ पे लगाता है जिससे ड्रग हमारा ये इसमें फिल हो जाता है, यहाँ पे रुका रहता है। अब जैसे ही एरोसोल वॉल्व को हम यहाँ पे दबाते हैं एक्टिक्यूटर को, ये जो हमारा ये यहाँ से जगह बनती है और ये हमारा बाहर प्रेशर के साथ निकलता है। अब इसका डिटेल्स मैकेनिज्म मैंने एरोसोल वाली वीडियो में दिखाया है और बाकी आप यूट्यूब पर भी ये हमने डाली है तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो वैसे एग्जांपल देख लो, जैसे अस्थमा इनहेलर के लिए हमारा बनाया जाता है या नेजल स्प्रे के लिए बनाया जाता है। एडवांटेज क्या है, इसको लेना यानी कि इजी टू यूज और पोर्टेबल होता है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है यानी कि काफी जल्दी एक्शन दिखता है और कॉन्टामिनेशन काफी कम है क्योंकि ड्रग हमारा पूरा इसके अंदर बंद रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं डिफाइन 2 टाइप ऑफ प्रोपेलेंट, यानी कि जो हमारा प्रोपेलेंट यहाँ इस्तेमाल करते हैं इनके कोई 2 टाइप बताओ। तो प्रोपेलेंट या तो हमारा गैस फॉर्म में होगा या लिक्विड फॉर्म में होगा और ये हमारा प्रेशर को क्रिएट करता है हमारे इस पूरे कैन के अंदर में, जो क्या करता है हमारे ड्रग को बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है। प्रोपेलेंट की यहाँ पे क्या होगी, ये हमारी डेफिनेशन भी हो गई है। अब ये 2 टाइप का होता है, पहला होता है लिक्विफाइड गैस प्रोपेलेंट, दूसरा होता है कंप्रेस्ड गैस प्रोपेलेंट। लिक्विफायर में क्या होता है कि ये हमारा स्टोर होता है एज लिक्विड अंडर प्रेशर, यानी कि प्रेशर के अंदर में हम लिक्विड फॉर्म में इसको स्टोर करते हैं और ये वेपराइज हो जाता है हमारे रिलीज के टाइम पे, इसीलिए हमें यहाँ पे जो है फाइन मिस्ट यानी कि फॉग जैसा देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल हमारा हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन हो गया या प्रोपेन हो गया। अब जो कंप्रेस्ड गैस प्रोपेलेंट होता है इसमें डायरेक्टली हम गैस को फिल कर देते हैं हाई प्रेशर के साथ में, लिक्विफाइड नहीं, जैसे हमारा CO2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये थोड़े डेंजरस हो सकते हैं क्योंकि गैस फिल करते हैं, गैस के फटने के चांस ज्यादा होते हैं। लिक्विफायर हमारा आसानी से हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेंशन 2 पार्ट ऑफ एरोसोल वॉल्व। अब जो हमारा एरोसोल वॉल्व होता है इसमें काफी ज्यादा पार्ट होते हैं। अगर मैं दिखाऊं तो सबसे ऊपर आपका यहाँ पे एक्चुएटर होता है जो बटन होता है यानी कि जिससे मेन निकलेगा। फिर यहाँ पे हमारी पूरी स्टेम सेल्स वगैरह आ जाती है, बॉम स्टेम आ जाती है और उसके बाद ये पूरी डिप ट्यूब हमारी आ जाती है और इसके बीच में यहाँ पे एक हमारा होता है हाउसिंग चैम्बर। और हाउसिंग चैम्बर क्या करता है कि ये डिप ट्यूब जो है वो यहाँ पे लिक्विड को करेगी, जैसे इसको करेंगे स्टेम सेल नीचे होगा और जो हमारा ड्रग है वो यहाँ से स्टेम सेल की तरफ प्रेशर के साथ हमारा बाहर निकल जाता है। तो ऐसे ये पूरा हमारा सिस्टम काम करता है।
है। तो वॉल्व एक तरह से क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होती है हमारी एरोसोल सिस्टम की, और ये वो मैकेनिकल पार्ट है जो हमारे ड्रग के रिलीज को कंट्रोल करता है, यानी कि कैसे ड्रग बाहर निकलेगा। पार्ट्स में हमारे मेन 4-5 होते हैं, हमने 3 यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला हमारा होता है एक्जीक्यूटर, ये क्या करता है, प्रोडक्ट रिलीज को करेगा स्प्रे फॉर्म में। फिर हमारा होता है यहाँ पे वॉल्व स्टेम, ये क्या करता है, हमारे प्रोडक्ट के लिए पासेज होता है। देन हमारी डिप ट्यूब होती है, ये पूरी की पूरी डिप ट्यूब है जो मैंने यहाँ पे दिखाई थी। अब ये डिप ट्यूब क्या होती है, हमारा जो ड्रग है उसको नीचे से बॉटम से ऊपर लेके आती है। नेक्स्ट हमारा आता है वन एवेल्यूशन टेस्ट फॉर एरोसोल। एरोसोल के लिए कोई एवेल्यूशन टेस्ट देखे जाएंगे। तो पहले हमारा होता है लीक टेस्ट। इसमें क्या है, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द एरोसोल कंटेनर इज कंप्लीटली सील्ड और नॉट, यानी कि वो सील है या नहीं है, और अगर कोई स्मॉल लीक वगैरह होगा तो एरोसोल का प्रेशर जो है रिलीज हो जाएगा और वो अपना काम अच्छे से नहीं करेगा। ये हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं। देन हमारा आता है स्प्रे पैटर्न टेस्ट। इसमें क्या करते हैं कि हम स्प्रे लेंगे और उसको ऐसे कोई कागज वगैरह ले लेंगे, मान लो हमने ये ले लिया कोई भी, और इस पर बार बार स्प्रे करके उसका पैटर्न देखेंगे कितनी हमारी निकल के आ रही है, जो उसकी ड्रॉप है उसको सबको चेक करते हैं। फिर एक हमारा फ्लेम टेस्ट भी आता है। फ्लेम टेस्ट में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्योंकि एक आध बार वो भी हमारा 2 मार्क्स में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि मान लो ये मैंने अपना एरोसोल ले लिया और यहाँ से मैं स्प्रे करूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपनी फ्लेम वगैरह रख दूंगा। ये फ्लेम मेरी जलती हुई है। अब ये स्प्रे का आएगा, इसके अंदर हमारी गैस वगैरह भी होती है, तो ये क्या करेगा, फायर पकड़ेगा। तो फायर पकड़ने के बाद कितना आगे तक जा रहा है उसको चेक करते हैं। इससे हमको ये आइडिया लगता है कि ये जो एरोसोल है वो कितना ज़्यादा फ्लेमेबल है। अगर बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होगा तो हम वार्निंग लिख देते हैं कि भाई इसको आप आग वगैरह से दूर रखना है। ये चेक हो गया। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन टाइप 1 एंड टाइप 2 टाइप 3 ग्लास, यानी कि अब हमें ग्लास के बारे में बात करनी है। तो ग्लास को जो है गोल्ड स्टैंडर्ड कंसीडर किया जाता है हमारे पैकेजिंग के लिए, क्योंकि एक तो ये हमारा नॉन रिएक्टिव होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और एक्सीलेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमको एनवायरमेंट फैक्टर से। आपने देखा होगा मोस्टली जो भी पेरेंटल दवाइयाँ हैं वो सारी ग्लास के अंदर ही आती हैं। अब जो ग्लास है हमारा टोटल 4 पार्ट्स में आता है। पहले आता है टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास है, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 आते हैं। हमें मेनली 2 के बारे में बात करनी है, पर ये वाला क्वेश्चन हमारा जो है लॉन्ग के अकॉर्डिंग भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में लॉन्ग में बहुत बार आता है। तो मैं यही बोलूंगा लॉन्ग में आप लोग देख लेना। टाइप 1 बोरोसिलिकेट जो ग्लास होते हैं वो हाईली रेजिस्टेंस होते हैं केमिकल थर्मल शॉक से, यानी कि सबसे सेफ माने जाते हैं, सबसे बेस्ट हमारे होते हैं। अब जैसे इंजेक्शन वगैरह के लिए LLP हो गया, SPP, इन सब के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल हमारे एम्पुल्स हो गए। फिर जो हमारे टाइप 3 होते हैं, ये रेगुलर सोडा लाइम ग्लास होते हैं। ये केमिकल रेजिस्टेंस होते हैं मॉडलरी, लेकिन ये ओरल मतलब लिक्विड के लिए और टैबलेट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल हमारे सिरप की बोतल्स वगैरह आते हैं, वो क्लास 3 हो गई। अब कोई भी हमारा आ सकता है, क्लास टाइप 2 भी आ सकता है, टाइप 4 भी आ सकता है, वो आप यहाँ पे चेक कर लेना। तो अब आपको क्या बताना है कि टाइप 2 हमारा कौन सा होता है, ये आप यहाँ कमेंट करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है गिव 1 QC टेस्ट फॉर ग्लास कंटेनर। अब ग्लास कंटेनर के लिए मेनली हमारे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट आते हैं, तो हमें यहाँ पे कोई भी 1 या 2 टेस्ट लिखना है। पहला आता है लाइट ट्रांसमिशन टेस्ट। इसमें क्या करेंगे, जैसे कोई भी हमारा कंटेनर होगा उसके अंदर से हम लाइट पास करेंगे और ये चेक करते हैं कि ड्रग हमारा ठीक है या नहीं है, यानी कि कितनी लाइट पास हो रही है। अब ये क्या यूज फॉर अम्बर बोतल टू इंश्योर UV प्रोटेक्शन। अब जैसे क्या है कि अगर हम चेक करें तो हम अम्बर बोतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो इससे क्या पता चलेगा, एक तो हमारे लाइट में कोई ड्रग खराब तो नहीं हो रहा है, लाइट कितनी ग्लास पास वगैरह करा है वो सब देख लेंगे। और कई बार होता है कि मान लो कोई ड्रग खराब होता है तो उसके लिए हम यहाँ अम्बर कलर की बोतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक हमारा आता है हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस है। इसलिए बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये चेक करते हैं पर्पस टू मेजर हाउ मच एल्कली, यानी कि हमारे कुछ एल्कली लीच फ्रॉम ग्लास इनटू वाटर। अब क्या होता है, जैसे कोई भी हमारा कंटेनर ग्लास का है तो उसमें थोड़ा बहुत हमारा एल्कली भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सोडियम हो गया या हमारा पोटेशियम हो गया। तो जब हम यहाँ पे ड्रग डालेंगे तो कहीं ये हमारा इसके अंदर यानी कि जो हमारा ड्रग है उसके साथ मिक्स तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मिक्स होगा तो नुकसान कर सकता है, हमारे ड्रग को खराब कर सकता है। उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं और उसमें ये चेक करते हैं कि जो एल्कली वो हमारा कितना रिलीज हो रहा है। अब उसको कैसे चेक करेंगे, हम यहाँ पे ड्रग भर देंगे, ये कर देंगे। देन इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमको टेस्ट लाइट वगैरह जो पास करना है सब करेंगे। उसके बाद ड्रग को उठाएंगे और UV में ये चेक करते हैं कि कहीं इसमें सोडियम या पोटेशियम प्रेजेंट तो नहीं है, अगर प्रेजेंट है तो कितना प्रेजेंट है, एक्सेप्टेबल है या नहीं है, वो चीज़ हम यहाँ चेक करते हैं। तो लीच एल्कलिक एंड डिग्रेड द ड्रग और चेंज pH, ये हमारे मतलब ड्रग के डिग्रेड कर सकता है खराब और pH को हमारे चेंज कर सकता है। देन नेक्स्ट हमारा आता है गिव 2 फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन ऑफ कंटेनर। अगर हमें कंटेनर को सिलेक्ट करना है तो कौन कौन से 2 फैक्टर हमें चूज करने पड़ेंगे। पहला देखना है कि केमिकल कंपैटिबल विद ड्रग, यानी कि जो हमारा कंटेनर है वो हमारा कंपैटिबल है ड्रग के साथ में या नहीं है। फिर हमारे ये जो कंटेनर होगा वो हमारे लाइट से, मॉइस्चर से और ऑक्सीजन से हमारे ड्रग को प्रिवेंट कर पाएगा या नहीं है। फिर हमारे ये स्ट्रेंथ ताकतवर होना चाहिए, रेगुलेटरी। देन ये हमारा कॉस्ट एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, यानी कि कॉस्ट होना चाहिए और जो हमारी गवर्नमेंट है उसके द्वारा अप्रूव होना चाहिए। नेक्स्ट आता है नेम एनी टू प्लास्टिक यूज इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। अब देखो जो प्लास्टिक है ना वो भी हमारा काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपने बोतल वगैरह देखी होगी, नॉर्मली सारी हमारी प्लास्टिक से बनी होती है। तो प्लास्टिक हमारा सिंथेटिक पॉलीमर होता है जो बहुत ज्यादा पैकेजिंग में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक तो लो कॉस्ट होती है, कम मतलब उसमें बन जाता है, वर्सेटिलिटी होती है और ब्रेकेज यानी कि टूटता भी नहीं है गिरने के बावजूद। अब मेन 3 कैटेगरी जैसे हमारे इधर आता है पॉलीइथाइलिन PA हो गया, फिर हमारा पॉलीप्रोपिलीन हो गया PP, फिर हमारा पॉलीब्लैक क्लोराइड यानी कि PBC हो गया। अब जो पॉलीइथाइलिन है ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये फ्लेक्सिबल भी है, मॉइस्चर रेजिस्टेंस भी है और केमिकली इनर्ट भी होता है। इसमें हमारा HDP भी आ जाता है और LDP की बोतल्स आती हैं जो नॉर्मल कैप्सूल वगैरह हमारे फिल्ड होते हैं।
कैप्सूल वगैरह हमारे नॉर्मल फिल्ड होते हैं। देन हमारे यहाँ पे आता है पॉलीप्रोपिलीन यानी कि पीपी। अब ये हमारा हाई हीट रेजिस्टेंस होता है, यानी कि हीट में जो खराब नहीं होता है, ये गुड केमिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और लाइट वेट भी होता है। देन हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी है, ये हमारी ट्रांसपेरेंट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, गुड बैरियर होती है ऑयली फेस से, ठीक है। देन हमारे यहाँ थर्ड आता है वन क्विसी कंट्रोल टेस्ट फॉर रबर क्लोजर। अब जैसे ये रबर क्लोजर है जो हमारी वाइल्स के ऊपर, यानी कि इस तरह के जो हमारे वाइल्स वगैरह यहाँ बनते हैं, जो इसमें हम ड्रग वगैरह सारा रखते हैं, तो इनको सील पैक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनके लिए कोई क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पहला हमारा होता है पेनिट्रेबिलिटी टेस्ट, यानी कि इसमें इंश्योर, यानी कि आपने देखा होगा कई बार जो वाइल्स होते हैं इंजेक्शन हम ऊपर से डालेंगे रबर से पास करके और ड्रग को हम ऐसे खींच लेते हैं, हमें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये इंश्योर करते हैं कि निडल है वो हमारी इजीली रबर स्टॉपर से पास हो जाएगी कि नहीं है विद मिनिमम फोर्स, क्योंकि ज्यादा फोर्स नहीं, हल्के से फोर्स से पास हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। देन सेकंड होता है कंप्रेसिबिलिटी टेस्ट, यानी कि इंश्योर करता है कि क्लोजर प्रॉपर्ली आफ्टर विथड्रॉल ऑफ निडल, यानी कि जब निडल निकाल लेंगे तो जो क्लोजर है वो हमारा फिर से मतलब अच्छे से ब्लॉक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, वो हम यहाँ पे रबर क्लोजर के लिए चेक करते हैं। बाकी रबर के लिए कभी आएगा आप लिख के आ सकते हो कि रबर हमारी हर तरह के क्लोजर वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है, देखो ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो मतलब अलग है, यानी कि हमारे किसी यूनिट से नहीं आते हैं, किसी में भी बाई चांस पूछ सकते हैं। बाकी कुछ ड्रग मैं आपको होमवर्क के लिए भी देने वाला हूँ। तो जैसे पहले आता है व्हाट इज हाइग्रोस्कोपिसिटी, क्या होती है, देन एक एग्जांपल बताओ। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यानी कि हाइग्रोस्कोपिसिटी क्या होती है कि मान लो कोई हमारा ड्रग है तो वो क्या करता है एटमॉस्फेयर से क्या करता है मॉइस्चर को खींच लेगा और उसके बाद खुद गीला हो जाएगा और ड्रग डिग्रेड हो जाएगा। जैसे हमारा जो नमक होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा, आप नमक को कभी खुला रख दोगे स्लैब पे, कुछ टाइम बाद देखोगे नमक पूरा गीला हो जाता है। तो नमक पानी नहीं छोड़ रहा है, नमक पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो हाइग्रोस्कोपिसिटी है वो क्या करती है हमारी किसी की स्टेबिलिटी को लूज कर देती है, हमारा ड्रग स्टिकी हो जाता है और पुअर फ्लो हो जाता है क्योंकि गीला हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया या कैल्शियम क्लोराइड हो गया। देन आता है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, ये हमारा सस्पेंशन के लिए आता है। इसमें ये चेक करते हैं कि सस्पेंशन मान लो ये इसमें ड्रग है तो जब हम इसको रख देंगे कुछ टाइम बाद तो हमारा जो ड्रग के पार्टिकल है वो कितना नीचे जहाँ पे बैठ जाते हैं उसको हम यहाँ पे सेडिमेंटेशन बोल देते हैं। तो इट इज द रेशियो ऑफ फाइनल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी, मतलब वी यू अपन वी नॉट। वी यू हमारा फाइनल वॉल्यूम है, वी नॉट हमारा इनिशियल है। तो यहाँ पे चेक करेंगे ये हमारा इनिशियल था, पहले हमारा लेवल इतना था, फिर गिर के हमारा इतना हो गया, इससे हम निकाल सकते हैं। तो जितना हमारा हाइयर वैल्यू है सेडिमेंटेशन रेट हमारा उतना अच्छा होता है। लेकिन अगर हमें सस्पेंशन चाहिए तो हमें बहुत ज़्यादा हाई नहीं चाहिए होता है, हमें नॉर्मल चाहिए होता है गुड सस्पेंशन, ठीक है। तो वेल फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन है वो लार्ज सेडिमेंटेशन रेट होता है क्योंकि जल्दी गिर जाता है, लेकिन वो उतनी ही जल्दी हमारा रीडिस्पर्स भी हो जाता है, इसीलिए हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए वो आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना है कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी हमारा क्या होता है, ठीक है, फटाफट कमेंट करके लिखना है। देन सेकंड आपका आता है डिफरेंशिएट बिटवीन डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन, ये दोनों का डिफरेंस आपको बताना है। मैंने बता आपको दोनों दिए हैं, टैबलेट में दोनों बता दी, कैप्सूल सब में सेम होता है, लेकिन इनका अलग अलग क्या होता है फर्क। फिर आता है हमारा सुपर डिसइंटीग्रेट, हमारे क्या होते हैं, जैसे डिसइंटीग्रेशन में यूज करते हैं टैबलेट्स के अंदर में, तो एक सुपर डिसइंटीग्रेट आता है, वो नाम आपको बताना है, दो बताने हैं। एक मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्रॉस कार्मेल और सोडियम हो गया, एक आपको कमेंट करके बताना, दोनों के नाम बता देना। देन हमारे यहाँ आता है एंट्रीकोटेड टैबलेट क्या होते हैं, ये आपको बतानी है। फिर यहाँ पे आपको क्या बताना है, जो सॉफ्ट जेलेटिन हमारे कैप्सूल होता है उनमें दो प्लास्टिक सारे यूज हो रहा है उनका बताना है। देन यहाँ पे जो रबड़ वगैरह होते हैं तो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि रबड़ हमको क्यों चाहिए और क्या इनकी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, ये आपको बतानी है। देन जो एडजस्टिंग एजेंट है, मैंने आपको बता दिया टॉनिसिटी क्या होती है, कोई दो एजेंट के नाम बताओ जो हम टॉनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देन यहाँ पे जो हमारे स्टेराइल मेम्ब्रेन फिल्टर आते हैं उनका पोर्ट साइज क्या होता है, मैंने आपको बीच में भी इनका आंसर दिया था, तो आप लोग इसका मतलब यहाँ पे मतलब ले सकते हो स्क्रीनशॉट, और उसके बाद आप कमेंट करके जो इनका आंसर जरूर बताना। मैं सभी को यहाँ पे चेक करने वाला हूँ, आप चाहो तो नंबर वाइज भी यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे ये हमारा नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 हो गया, फिर 5, 6, 7 और 8, इस तरह 8 क्वेश्चन आपके ये हो गए। और बीच में भी मैंने 1-2 क्वेश्चन पूछा है, वो भी आपको यहाँ पे बताने हैं। तो अब अगर देखा जाए तो हमने जो है अपने पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 का 2 मार्क्स का कंप्लीट निचोड़ देख लिया है, हर एक क्वेश्चन हमने देख लिया है। क्वेश्चन थोड़े हमने ज़्यादा लिए थे जिससे आपका एक कंप्लीट ओवरव्यू हो जाए। तो यहाँ पे देखा जाए लगभग आपके 60-65 प्लस क्वेश्चन थे जो आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब भाई वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी लगातार यहाँ तक किसने देखी, क्योंकि हालत हो चुकी है बहुत ज़्यादा खराब और वीडियो 1.5 घंटे को पार कर चुकी है। तो वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जो कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी जो भी आपको कंप्लीट कंटेंट चाहिए वो आपको क्रैश कोर्स के अंदर मिल जाएगा, आप लोग जाके एनरोल कर सकते हो। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। अब मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, आप सभी लोग अपने अपनी फैमिली का ध्यान रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।